Good morning. Namaskaram. Namaskaram. A very good morning to all the participants. सभी को नमस्ते. आज का टॉपिक है ergonomics of healthy postures. I request Dr. Nilima ma'am to take over and start today's presentation. Very good morning to everyone. As I would like to say, very pleasant morning. વરસાદનું જે ધમધમાટ થઈ આપણા બરોડામાં. All of you might be from different places. You all might be coming from different cities, I guess so. And we had a real good dhamakedar re-entry of the monsoon or rainfall. It was really nice, and maybe that also made everyone wake up early today. I think so. It could be one of the factors. Postures. Expression of our inner self is what is posture. As a physiotherapist, मैं जब भी ये बात करती हूँ पोस्चर के बारे में, तो मैं ये खास फोकस करती हूँ कि पोस्चर क्या है. मतलब जैसे अभी कई लोग ऐसे हो गए जो बैठे हो गए, लेकिन थोड़ा सा एक कोर्स अटेंड किया है, कुछ अच्छा सीखना है, बहुत इंटरेस्ट है, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपनी आप की एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, वो जल्दी उठ गए. they are full of activity, they are full of life, they want to connect truly to the course, so they are all sitting quite alert, fresh, with good frame of mind. तो फेस पे वो दिख जाता है. इसलिए मैं कभी कभी बोलती कि मुझे फेस ज्यादा नहीं दिखते हैं, but that's fine. But आप लोग तो मेरा फेस पढ़ लेते होंगे, whether I'm drowsy या मैं जैसे खत्म करना है वो मूड से अभी बैठी हूँ, या फिर मेरे constant attention अभी कितने बजे हैं. Sometimes when you are stressed, तनाव होता है, या कभी ऐसा तो you slouch. आपका पोस्चर थोड़ा ऐसे हो जाता है, मतलब नो एंथुजियाज्म, डिप्रेशन है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तो यू स्लाउच. फिर कभी कभी हम देखते हैं कई सारी हिंदी मूवीज में हीरो बहुत खुश है या हीरोइन बहुत खुश है, तो और एक अच्छा सा फिल्मी सॉन्ग आ रहा है पीछे से और वो खुश होके गा रहा है, तो आप देखो कितना है मेरे दिल कहीं और चल, ऐसा तो खुश खुश हो गया. तो आप बॉडी लैंग्वेज उसकी समझ सकते हैं कि भाई बहुत खुशी है, कुछ अंदर कुछ अच्छा सा कुछ है, और इसलिए वो गा रहा है कि मेरे दिल कहीं और चल और चल. तो और कभी दूसरा ही वही मूवी का एक अच्छा सॉन्ग है जो कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, समथिंग वेंट रॉन्ग बिटवीन द हीरो एंड द हीरोइन और विद द सर्कमस्टेंसेस या व्हाटएवर इट इज. तो वही मूवी का एक बहुत सेम वर्डिंग्स है, लेकिन इतना रोता हुआ गाना है कि मेरे दिल तो है वो स्लाउच करके चलता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर, posture is expression of our inner self. Posture is communication. Posture is gesture. Posture and mood goes hand in hand. कई बार ऐसा कहा गया है कि भाई, कई बार हमने देखा है कि भाई ये बहुत टॉल है, डार्क, हैंडसम, टॉल, ब्यूटीफुल, स्लिम, ट्रिम, ऐसे कभी किसी को
किसी के बारे में अगर बताना है तो ऐसे भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर बाद में कभी कभी सुनते भी है कि देखाय છે તો કેવા પણ અંદરથી તો સાવ કેવું છે, ખોખલું છે, હા, દેખાય છે કઈ ને અંદરથી કઈક છે. See, so but we give importance to this external 10% of our body. We consider that only as posture, body alignment. फिर कभी कभी ऐसे देखा है कि वो शॉर्ट है, डार्क है, और मुंह ऐसा है और हाथ ऐसा है और लुक ऐसा है. कभी कभी लुक्स पे न जाके मतलब कि नहीं देखाय છે આપણને બહુ અંદર સ્વભાવ એમનો બહુ સારો છે, સ્વભાવ. So that person has a very nice personality, appealing personality. So what do we say કે ના બહુ વ્યક્તિત્વ બહુ સરસ છે. See, વ્યક્તિત્વ, व्यक्ति के अंदर रहे हुए तत्व. The posture is all about these 90% tattvas that are there in our body. What we look is just 10%. The physical aspect, physical dimension, and the structure is only 10%. Rest is the 90%, which makes our posture look the way we are or appear way we are. Appear और ज्यादा अच्छा रहेगा. तो काफी कुछ पोस्चर के बारे में कहा गया है और कहा जाता है. और जैसे अभी आपके कोर्स का नाम ही है हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, तो पूरा हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ. हैप्पीनेस और हेल्थ किस पे डिपेंडेंट है आप सोच सकते हैं. और अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं फिर ऐसे ही आपको बायोमैकेनिक्स पे ले जाऊँ अभी कि ये इट्स जस्ट स्टेट ऑफ बॉडी अलाइनमेंट एंड लाइन ऑफ ग्रेविटी focused within the center of gravity is above the second sacral segment, और मैं ऐसे ऐसे बोलने लगूँ तो शायद इंटरेस्ट लेवल काफी का कम हो सकता है, क्योंकि ये सही में भी नहीं है. तो पोस्चर has so many aspects to convey when we are living a daily life. और फिर टॉपिक है ergonomics and posture. बहुत ये समझने की बात है ये ergonomics and posture. तो अभी ये वर्ड कब से आया हमारे शास्त्र में? तो पहले से ही इसका उल्लेख था, जो हम संस्कार कहते थे. बहुत समझने की जरूरत है ये बात है. जो हम संस्कार कहते थे, जो जिसको मान मर्यादा कहते थे कि भाई कहीं पे गए तो ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, अगर चलना है तो ऐसे चलो, कि किसी के सामने पेश होना है तो ऐसे पेश होना है, आपकी वाणी में ऐसा होना चाहिए, आपके व्यवहार में नम्रता, वाणी में नम्रता होनी चाहिए, व्यवहार में अपना आदर्श होने चाहिए. ये तो हमारे संस्कार है. अभी वेस्टर्न कम्युनिटी ने उसको नाम दिया एर्गोनॉमिक्स. सोचो कहाँ से कहाँ सब जा रहे हैं. तो शायद जो बहुत ही साइंटिफिक माइंडेड पीपल है, दैट डजंट मीन कि आई एम नॉट अ साइंटिफिकली बेस्ड पर्सन. अगर मैंने फिजियोथेरेपी कोर्स किया है तो आई हैव टू गो बाय साइंस, बिकॉज साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कंप्लाई ईच अदर. दोनों एक दूसरे के पूरक ही है. लेकिन मैं तो हमेशा मानती हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन थे या अपने विक्रम साराभाई थे या जो भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट रह चुके हैं, वो अपनी स्पिरिट पे ज्यादा फोकस करते थे. एंड वो स्पिरिचुअलिटी ने इतनी सारी इन्वेंशन कराई है उनसे, बिकॉज दे वर फोकस्ड. और स्पिरिचुअलिटी इज बीइंग फोकस्ड, बीइंग अटेंटिव, बीइंग अवेयर, living with attention, attention. तो अभी ऑफ कोर्स ये स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस का लेक्चर नहीं है, बट एर्गोनॉमिक्स है, तो मैं इसको भी इसके साथ हमेशा जोड़ती हूँ, क्योंकि जो हमारे संस्कार है, आदर्श है, मूल्य है, हमारे अंदर के जो तत्व है, वो ही जब इधर उधर थोड़े हो जाते हैं तभी हमारी पोस्चरल इश्यूज आती है, तभी हमारी काया में फर्क आता है और अंदर की जो रचना है उसमें भी काफी डिस्टरबेंस होते हैं, एंड वाइस वर्सा. तो पोस्चर एंड एर्गोनॉमिक्स पे पूरा ये डायमेंशन पे फोकस करेंगे. दूसरी एक बात मैं
प्रेजेंटेशन शेयर करने से पहले बताऊंगी कि अभी जो कोरोना काल चला है, तो आपने देखा कि बहुत सारा फियर था, स्ट्रेस था, एंजाइटी थी और काफी कुछ माहौल स्ट्रेसफुल रहा था सबके लिए। अगर वो लेबरर था उसके लिए, या वो बिजनेस हेड था उसके लिए, वो हाउसवाइफ थी या एक वर्किंग लेडी थी, एक एग्जीक्यूटिव थे या घर के मेन ब्रेड अर्नर थे, सबकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रेस रहा बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। और फर्स्ट वेव जब आया गया, फोकस किया गया लाइफ सेविंग एलिमेंट्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज देयर वर not much research done, or no one was certain about how the things are going to progress and how we can again bring back things to normal situation. तो काफी कुछ हुआ था। फिर सेकेंड वेव आया, उसमें थोड़ी प्रिपरेशन अच्छी थी, काफी कुछ अच्छा रहा था एक्सटर्नली मैनेजमेंट के लिए, लेकिन भय ज्यादा हो गया था। The fear complex was more in the second wave than the first wave. See, first wave में लोगों को कुछ पता ही नहीं था. Doctors were under stress and tension and all that. So they were trying to see that how can they bring back the normal life to an individual who has come to them. लेकिन फर्स्ट वेव में जितनी सारी, तो उससे सेकेंड वेव जैसे ही आया, इतनी सारी परेशानियां से लोग आ गए, इसमें इतना भय आ गया, अब क्या होगा, दूसरा लॉकडाउन आएगा, ये आएगा, अब क्या होगा, वापस। तो उसकी वजह से काफी कुछ सिम्टम्स आइडेंटिफाई हुए हैं, और उसमें पोस्चरल पेन सिंड्रोम्स ऐसे अभी तो जो भी आर्टिकल्स हम रिव्यू कर रहे हैं और जो भी रिसर्च बेस्ड स्टडीज पे हम जा रहे हैं, उसमें 60 to 80% पोस्ट कोविड जो कॉमन सिम्टम रहा है बहुत सारे लोगों में, जो फर्स्ट वेव से अफेक्ट हुए थे उन लोगों में भी, और अभी सेकेंड वेव पोस्चरल पेन सिंड्रोम्स, जिसको माइल्जिया और आर्थ्राल्जिया, मसल पेन एंड जॉइंट पेन बहुत सारे लोगों को आ रहा है। तो वो क्यों आया है, इसके बारे में सोचना हमारा काम है कि भी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एज अ योग स्टूडेंट, आई थिंक सो वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन ऑल दिस रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आप ये कुर्सी बदल दो और लैपटॉप की हाइट ऐसे रख दो, या आप फिर ये पिलो रखो सोते वक्त, या फिर प्लेटफॉर्म की साइज बदल दो, या ये इजी नहीं है, कहना बहुत इजी है लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। जो इंसान एक घर बनाता है बहुत सोच समझ के, बहुत पैसा लगा के, अपनी पूरी मूडी डाल के घर बनाता है, और फिर अगर मैं उनको असेस करती हूँ और मैं फिर उनका घर में जाके, तो अरे आपकी प्लेटफॉर्म की हाइट अच्छी ठीक से नहीं है, आप टॉल है और आपकी प्लेटफॉर्म की हाइट लो है, तो आप तो ऐसे नहीं बोल सकते भी नया प्लेटफॉर्म बना दो किचन का, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चे सब जाते हैं, तो एक स्टैंडर्ड डेस्क होता है और एक स्टैंडर्ड सिटिंग अरेंजमेंट होता है। कई बच्चे हाइटेड होते हैं, कई शॉर्ट होते हैं, कई एवरेज होते हैं, अलग अलग हाइट के हिसाब से स्कूल में मॉडिफिकेशंस नहीं किए होते, एक स्टैंडर्ड हाइट है, उसमें ही बच्चे को एडजस्ट करना है। तो हम फिर कहेंगे कि नहीं ये स्कूल का टेबल बराबर नहीं है, इसलिए आपको आपके बच्चे को इसलिए नेक पेन है, और तो वहां जाके वो पेरेंट जाके वो टीचर को या प्रिंसिपल को नहीं बता सकता कि भाई आप मेरे बच्चे के हिसाब से स्कूल की है चेयर की और डेस्क की हाइट बदलो। वेस्टर्न कम्युनिटी ये सब सोचने लगी, और इसलिए नाम आ गया एर्गोनॉमिक्स, एर्गोस एंड नॉमोस, लैटिन वर्ड से। एर्गोस इज वर्क एंड नॉमोस मीन्स द रूल्स फॉर द वर्क। तो वो फिजिकल स्ट्रक्चर पे ही गए, क्योंकि वेस्टर्न कम्युनिटी में तो स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, हाई टेक पीपल, हाँ इट्स ऑल। और फिर बोलते कि भाई हाँ, और अभी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस हाई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड। फिर हमारे जैसे कंट्री को जाके काफी कुछ अच्छा कहना पड़ता है, और फिर उसका भी क्रिटिसिज्म और काफी कुछ है, चलो उसमें न जाए, लेकिन एर्गोस नॉमोस, मैं ये सारे एग्जाम्पल्स देके क्यों प्रेजेंटेशन पे जाना चाहती हूँ। एर्गोस मीन्स वर्क एंड नॉमोस रूल्स रिलेटेड टू वर्क, या नॉर्म्स, जो हम बोलते हैं नॉर्म्स, व्हाट आर द नॉर्म्स, जैसे कहते हैं ना क्या हो, तो नॉर्म्स
क्या है। तो वर्क, अगर मैं आज आप लोगों के सामने बैठी हुई और आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो हमें भी कुछ नॉर्म्स फॉलो करने हैं। जैसे हम टाइम कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, एक डिसिप्लिन की बात करते हैं, प्रेयर से शुरू किया, फिर कभी बोला गया कि भाई इसको म्यूट करो, ये ऑन करो, ये वी आर ऑल फॉलोइंग द नॉर्म्स। तो एक सिस्टमेटिक वे जो भी हम कुछ काम करते हैं वो अच्छे से कार्य हो पाता है। तो इट इज नॉट ओनली द स्ट्रक्चर, ये खास आप समझो एर्गोनॉमिक्स को अभी, वेरी सॉरी टू से दैट 90% लोग अभी भी एर्गोनॉमिक्स मीन्स कुर्सी बदलो, चेयर बदलो, पोजीशन बदलो, टेबल बदलो, हाइट बदलो। उस आप नेट पे जाइए, एर्गोनॉमिक्स फॉर सिटिंग पोस्चर एर्गोनॉमिक्स, तो वही डेस्क और वही बताएंगे, हाथ ऐसे रखो, पैर ऐसे रखो, यही बताएंगे। लेकिन मेरा पीएचडी पेन सिंड्रोम्स पे है, फिजियोथेरेपी एंड योग इन पेन सिंड्रोम्स। तो मोर देन 5000 केस स्टडीज उस टाइम से, जब 2008 में मैंने सबमिट किया था, अभी तो उससे ट्रिपल केसेस देख लिए होंगे। तो मेरा जो ये क्वेश्चनर था वो एक कॉबलर को भी दिया था, मोची है ना, उसको भी दिए थे, और एक लेबरर था उसको भी दिया था, और स्कूल टीचर को भी दिया था, और एग्जीक्यूटिव शेयर मार्केट वालों को भी दिया था, और काफी कुछ 3 लैंग्वेज में क्वेश्चनर थे, और काफी। तो 65 to 70% जो पेन, पोस्चरल पेन सिंड्रोम से जो आए हैं वो सब हायर लेवल के आए थे, मतलब एग्जीक्यूटिव्स है, ऑफिसर्स है, बिजनेस हेड्स है, वो सब। एक भी, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, एक भी जो स्टेशन का कुली था या 2-3 मोची यहाँ पे हमारे अलकापुरी एरिया में बैठते थे उस टाइम, उनमें से किसी ने पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव पेन का कुछ नहीं बताया है कि वो काम की वजह से उनको पेन हो रहा है। ना कि कोई घर जहाँ बनते हैं, अपार्टमेंट्स बनते हैं, और जो लेबरर्स बोलते कड़िया काम जो करते हैं, वो आप देखो कैसे वो बड़े बड़े तगारे ऐसे पास करते हैं और झुकते हैं और लेते हैं। हाँ, उनमें से ने भी किसी ने, मतलब ऐसा नहीं था कि वो समझे नहीं थे, क्वेश्चनर ऐसे ही फॉर्म किए हुए थे। तो मैं ये क्या बताना चाहती हूँ कि पोस्चर जो है, नॉर्म्स, एर्गोस एंड नॉर्म्स टू वर्क to have a good posture. See, तो वर्क का मेरा एटीट्यूड क्या है, वर्क के बारे में मेरा अप्रोच क्या है, वर्क के लिए जो मैं काम कर रही हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं, मुझे जो सैलरी मिलता है उससे मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं। हाँ, कि जो मेरा वर्क है, मैं घर में आके वही वर्क के बारे में स्ट्रेस घर के लोगों को तो देती हूँ कि नहीं। सी, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो एर्गोनॉमिक्स, तो वर्क, इट इज एर्गोस एंड नॉर्मोस, द रूल्स रिलेटेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर ये है तो quality of work will depend on our mindset also, my thinking also, my way of carrying myself also, my approach also, my outlook also. It's just not only that structure. तो अगर स्ट्रक्चर से होता तो वो बेचारे हाथी खाने वाले जो पूरा लोड पीछे उठाते हैं या लेबरर्स है, उन लोगों को सबसे ज्यादा पेन होना चाहिए था, उनके पोस्टर सबसे ज्यादा। लेकिन आप देखो हमारे से ज्यादा वो स्ट्रेट चलते हैं, हमारे से वो तो फुटपाथ पे सो जाते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है डिवाइडर पे सोए हुए होते हैं, उनको वो भी डर नहीं है कि वो ट्रक इधर से आया और मुझे कुचल देगी। और हम लोगों तो घर में अपनी बेड पे कंफर्ट लेवल पे सोए हैं, 4 पिलो इधर 4 पिलो उधर, तो फिर भी पूरी रात करवटें बदलते रहते, नींद नहीं आती है। तो ये कहने का मतलब है, और इसीलिए मैं बोलती हूँ हमारे इंडिया का कल्चर में ये जो संस्कार था, मान मर्यादा संयम, ये सब पहले ही से था, और तभी पोस्चर कभी बिगड़ा नहीं था। और अभी पोस्चर के इश्यूज आ रहे हैं, सिंस लास्ट 25-30 इयर्स पोस्चर 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 बहुत हो गया है। और फिर उसमें एर्गोनॉमिक्स डाल दिया है। लेकिन हम अपने वैल्यूज पे जाए तो ये शायद न सोचना पड़े। और वेस्टर्न कम्युनिटी पूरा अपना इंडियन कल्चर को स्टडी करके काफी कुछ
लोगों के ध्यान में ला रही है, और इसीलिए अभी मेंटल एर्गोनॉमिक्स आ गया है, कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स आ गया है, इमोशनल एर्गोनॉमिक्स आ गया है, स्पिरिचुअल एर्गोनॉमिक्स। सी दे आर वर्किंग ऑन दिस। और हम लोग तो खाली ये चेयर बदलो, ये सोफा बदल दो, ये पिलो रखो, ये कंफर्ट पिलो रखो, ये बेड रखो, उस पे अभी अभी हम लगे हुए हैं। एंड देयर दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्पिरिचुअल एर्गोनॉमिक्स। मैंने एक दो स्लाइड रखी है कि क्या है स्पिरिचुअल एर्गोनॉमिक्स। इट्स नॉट आई एम जस्ट टॉकिंग आउट ऑफ सम फ्लूक, इट इज बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक एनालिसिस एंड स्टडीज। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप आज ऐसे मत बैठना कि मैं कुछ कुर्सी टेबल बदलने के बारे में बताऊंगी, या कोई ये सीधे बैठो या ऐसे बैठो, ऐसे नहीं। हमारी मेंटल फ्रेम है, उसके हिसाब से हम पोस्चर मेंटेन करने वाले हैं। कोई अगर मैंने जैसे बताया फोर्सफुली बैठे हैं, नींद आ रही है, तो कितना भी आपका एक्सटर्नल पोस्टर सही होगा, लेकिन धीरे धीरे आप स्लाउच होने लगोगे। आप देखना, जो भी नींद में आते हैं तो या तो यॉर्निंग होता है, या तो फिर धीरे धीरे कंधा ऐसे जाता है, ये कंधा, और फिर धीरे धीरे पीछे झुकने लगते हैं। हाँ, तो पोस्चर इज एक्सप्रेशन ऑफ आवर इनर सेल्फ। ये एक खास हम समझते हैं, और ये अगर हम समझेंगे तो एर्गोनॉमिक समझना बहुत इजी है, क्योंकि मैंने बता दिया एर्गोस मीन्स द वर्क एंड नॉमस मीन्स द norms applicable for that work to be more effective, more productive। और प्रोडक्टिव कब होगा? मेरी स्किल के हिसाब से होगा। मेरी स्किल कैसे बढ़ेगी? मेरा अप्रोच और आउटलुक अगर सही होगा तो कभी कभी मैंने देखा है कि कई पेशेंट्स है हाथ में कि भाई लिखते वक्त, ये 10th और 12th के स्टूडेंट फाइन, अभी तो बोर्ड की एग्जाम्स में इतना स्ट्रेन ले ही रहा है कि चलो पास हो जाएंगे, लेकिन जो स्कोर करने वाले हैं, जो मेहनती, तो कभी कभी लिखते ऐसे ऐसे हाथ ये करते। क्यों करना पड़ रहा है ऐसा अभी 10th और 12th स्टैंडर्ड को? सी द स्ट्रेस विथ व्हाट दे आर राइटिंग द पेपर। तो ये वहां हम बता नहीं सकते। और कई ऐसे जो आराम से 3 घंटे लिखते कुछ नहीं, और बाद में भी 15 मिनट बाकी है पेपर खत्म करके बैठे हैं, सबको देख रहे हैं, स्माइलिंग फेस है, वही चेयर है, वही टेबल है, वही क्वेश्चन पेपर है, वही आंसर शीट है, लेकिन कोई कैसे स्ट्रेस्ड है और कोई क्यों, और कहीं ऐसे रिलैक्स्ड है 1 घंटे में पेपर खत्म हो गया होता है। तो वो भी अलग चीज है, बराबर। तो कहने का मतलब इट्स रिलेटेड विथ सो मेनी एस्पेक्ट। अनदर एस्पेक्ट बिफोर आई गो टू द प्रेजेंटेशन, अगर हम एरोगेंट है, अगर हम इगोइस्टिक है, अगर हमारी थॉट्स में रिजिडिटी है, तो हमारे मसल्स में ज्यादा स्टिफनेस आएगी। ये खास समझ है। और उसको पोस्चर के प्रॉब्लम बहुत आते हैं, और फिर हम खाली ये चेयर टेबल कुर्सी बदलने में जाएंगे तो पेन और बढ़ जाता है। और अगर हम जैसे टू रिलैक्स्ड पर्सनैलिटी है, या डिप्रेस्ड है, नो एंथुजियाज्म, लो सेल्फ एस्टीम, तो हमारी मसल की टेंसाइल स्ट्रेंथ, मसल की अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ टोन होता है, वो थोड़ा लूज हो जाता है, क्या वो ढीला, लूज मसल्स, तो उनको भी वो स्लाउच होते हैं। लेकिन जो अलर्ट है, क्लियर है, फोकस्ड है, तो दे ऑलवेज वॉक विद द हेड होल्डेड हाई। और बहुत सारी कविताएं हमने सुने, वॉक ऑलवेज विद द हेड होल्डेड हाई। और अगर झुकना है तो कैसे कि भाई ऐसे लोगों के सामने झुको जिसने कुछ आदर्श हमारे सामने पेश किए हो, और हम वो आदर्श से अगर हम चलने, तो नमन का भाव, झुकना और नमन का भाव बहुत अलग है। तो पोस्चरल मसल्स जो है वो पूरे उसके हिसाब से चलते हैं। So coming to the topic, to the slides, I'll just try to share my screen. Visible? Yes, ma'am. हाँ, yes, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्लाइड में कुछ बता दिया, काफी कुछ मैंने शेयर कर दिया है कि व्हाट आई लिटरली मीन बाय एर्गोनॉमिक्स।
बेनिफिट्स ऑफ पोस्चरल एर्गोनॉमिक्स। ये मैंने कल सैटरडे को मैंने ये स्लाइड आपसे शेयर की थी और उसमें ये थोड़ा फोकस किया हुआ था कि भाई फॉर्म फाउंडेशन इज मस्ट फॉर द हाउस टू स्टैंड, कि अगर मुझे अपना पोस्चर सही में रखना है, एक अच्छा सा मेंटेन करना है, तो मुझे क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान रखना है। तो इसके हिसाब से हम फोकस कर सकते हैं। सो माय बिलीफ अ फर्म फाउंडेशन इज मस्ट फॉर द हाउस टू स्टैंड। तो जैसे ये फर्स्ट पिक्चर में बताया कि फंडामेंटल स्टैंडिंग पोस्चर, कभी कभी ताड़ासन को ये दो एस्पेक्ट से समझाया गया है। तो ये जैसे हम लोग इसको फंडामेंटल स्टैंडिंग पोस्चर कहते हैं। और अभी योग का जैसे बताया बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से, तो ऐसे खड़ा रहना ही स्टैंडिंग पोस्चर है। तो फिर ताड़ासन ये भी है, फिर ताड़ासन को ऊपर भी दिखाया है, ताड़ासन को तो अलग अलग तरीके से बताया। ताड़ मतलब फर्मनेस, स्टेबिलिटी, काफी कुछ ताड़ के बारे में कहा जा सकता है। बट अल्टीमेटली आपको क्या मेंटेन करना है, आपको एक सही तरह से आपको वेट दोनों पैर पे ऐसे बैलेंस करना है कि आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हमारा जो अम्बिलिकस है ना, जो नाभि बोलते हैं, वो हमारा वेट सेंटर है बॉडी का। नाभि के पीछे का 1 सेंटीमीटर एक पॉइंट है, हमारे जो स्पाइनल कॉलम है, वर्टिब्रा है उसके, तो ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ, फिर राइट साइड का हाफ, लेफ्ट साइड का हाफ, और आगे का हाफ और पीछे का, वैसे 6 सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो नाभि हमारा सेंटर है। तो जब भी हम पोस्चर के बारे में बातें करते हैं तो हमें देखना है कि हमारा पूरा फोकस हमारे ऑल 6 डायमेंशन का इक्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि नाभि है वो अपनी जगह पे रहे। तो पहले के जो वैद्य थे और वो थे, वो नाभि देखते थे। अगर ऊपर की तरफ चली गई है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ चली गई मतलब ऊपर के मसल स्ट्रांग है, नीचे के वीक है, इसलिए वो ऊपर खींच गया। अभी राइट साइड नाभि चली गई तो लेफ्ट साइड वीक है तो उस राइट साइड ने खींच लिया। आ रहा है ख्याल कि अंदर से चली गया तो मतलब पीछे के स्ट्रांग है, आगे के कंट्रोल कम है। तो ऐसे ही पता चल जाता था कि क्या है, बिकॉज यू कैन इमेजिन द अम्बिलिकल कॉर्ड, मदर्स कनेक्टिविटी टू द फीटस, चाइल्ड की वो अम्बिलिकल कॉर्ड थी, और वहीं से सब पूरी बोलते हैं कि पूरी सर्कुलेट, पूरा मतलब जो हम कहते हैं वो नाड़ी बताओ या कुछ भी जो भी वेद में बताया गया है, द वेट सेंटर दैट इज फोकस्ड ऑन इज द अम्बिलिकस। तो जब एर्गोनॉमिक्स की बात आती है तो उसी पे फिजिकल एर्गोनॉमिक्स की मैं बात करती हूँ, तो इस पे फोकस किया है। जैसे मैंने बताया ना कि फिजिकल एर्गोनॉमिक्स, कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स, इमोशनल एर्गोनॉमिक्स। तो फिजिकल एर्गोनॉमिक्स जब मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपसे बात करती हूँ तो मैं एक फिजिकल एर्गोनॉमिक्स के, जैसे ये स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ तो फिजिकल एर्गोनॉमिक्स, लेकिन ये स्ट्रक्चर को कमांड कौन करता है? माइंड। और माइंड को कौन गाइड करता है? अपना स्पिरिट। इसके हिसाब से ये होता है। दूसरा, मैं आगे जाने से पहले ये थोड़ा बताऊंगी कि आपने गुजराती में तो एक बहुत अच्छी कहावत है, दीकराना पगला पाड़ने थी, वहुना पगला बाढ़ने थी, ये कहावत है। तो पाड़ने थी, अभी वो बच्चा सोया हुआ है, बच्चा पाड़ने में अभी, तो कैसे उसका पर्सनैलिटी क्या है पता चल जाता है। हाउ पता चल जाता है, वो अपने अपने शास्त्र में था, लेकिन फिर आगे उसका कि वहुना पगला बाढ़ने थी, तो वो भी क्या, कैसे वो एंटर भी नहीं हुई है और कैसे समझ पता चल जाता है था कि शील मेक अ होम और शील ब्रेक अ होम। तो मैंने अपना अपना एनालिसिस किया है। आप मैं जो कहती हूँ वो 100% सही है ऐसे मत मानना। आई शेयर माई इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव, और फिर आप लोगों को इससे ज्यादा सोचना है और वर्कआउट करना है। तो आप देखो, ब्राइड जब घर में आती है, अपने इंडियन कल्चर में है, तो वो कंकुर की थाली पानी में हो देती थी और फिर वो लेडी अपने पाँव रखती है और फिर ऐसे स्टेप्स बनाती है। तो पता चल अरे कि भाई वो जो लेडीज वहां बैठे हैं वो कहीं फ्राउन होता है, कोई ऐसे दिखता है, और फिर कभी कभी तो क्या हो, तो वो देखते कि उसकी वेट बेरिंग लाइन क्या है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था
नहीं, मैं ये VNM के मेरे डिस्कशन में मैंने बताया था कि पैर के बारे में। हाँ, तो अगर फीट, अगर पंजे क्लियर नहीं पड़े हैं, जो कंकु पगला जो कहते हैं वो नहीं, हाँ, अगर अंदर की बॉर्डर पे वेट है, हाँ, और हील पे है, तो फिर नाराज हो जाते हैं जो अपने दादी नानी जब वहां बैठी होती है, बोले नहीं नहीं नहीं, स्टेबिलिटी कम है, मतलब अस्थिर मगज है ऐसा नहीं, लेकिन इमोशनल बैलेंस कम है। तो वो क्या देखते थे, अंदर हमारे पैर जो है उसकी पहली 3 उंगली की टोच, फिर ये बाहर का एरिया और ये एडी का एरिया, वेट यहाँ आना चाहिए। तो अगर गलत दिशा में आया तो मतलब फ्लैट आया, तो it could be that way, the ladies might be understanding it that way। तो इसलिए ये और अभी फुट सेंसर्स में स्टडी हो रहा है कि फुट प्लेसमेंट्स कैसे हैं, और उसके हिसाब से सब गाइडलाइन चल रही है। साइको एनालिसिस भी काफी कुछ फुट इम्प्रिंट्स पे हो रहा है, और वर्ड भी है फुट स्टेप्स। और तुम्हारा पगला हमारा घरे आवीने पाड़ी जाओ ने, तो मतलब वो थोड़ा कुछ फुट स्टेप्स, वो थोड़ा मार्किंग कराना चाहते हैं। आपने सुना होगा, अभी जैसे 2-3 दिन पहले मैं, सैटरडे की बात है कि बहुत अच्छे हमारे एक फ्रेंड रहे हैं और पेशेंट भी रहे थे और काफी कुछ अभी एक अच्छा सा एक रैपो डेवलप हो गया है। तो आइए, ऐसे मैं कॉफी पीने आइए, मैंने, मुझे 1 से 4 में ही टाइम मिलता है, तो अभी वो तो कॉफी का टाइम नहीं है। जस्ट जोक किया, वो 1 से 4 का टाइम तो कुछ और होता है, आप समझ जाओ, मैंने ऐसे जोक किया। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, चलो मैडम તમે આવીને તમારા પગલા तो पाड़ी जाओ। इमीडिएटली मैंने उनको बताया कि मैं मंडे को पोस्चर के बारे में बताने वाली हूँ, ये मैं हमें पगले के बारे में बता, हर एक पोस्चर का मेरा जो लेक्चर होता है उसमें, और उसमें ये मैं पगला के बारे में मैंने बोला आपका ये एग्जाम्पल देने वाली हूँ कि पगला पड़ी जाओ। तुसी आमना पगला પડ્યા ને સારું થયું, આમના પગલા પડ્યા તો આવું થયું। तो व्हाट इज दिस, व्हाई दिस फुटस्टेप्स, फुट इम्प्रिंट्स हम कहते हैं। हाँ, तो हमारी पूरी पोस्चरल अलाइनमेंट जो है, ये हमारी सोच, दैट हमारे थॉट्स, बिलीव्स, वैल्यूज, वर्च्यूज, उस पे है। फुल सिचुएशन फॉर एवरीवन, बट मैं ऐसे थैंकफुल हूँ कि चलो कोविड था तो ऑनलाइन हुए वेबिनार जो है, उससे मैं कितने लोगों से कनेक्ट हुई। इट वॉज ओनली फर्स्ट विथ बड़ोड़ा, और फिर देन आई वाज इनवाइटेड ऑल ओवर इंडिया फॉर माय टॉक्स। तो जाते, लेकिन अभी तो कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं पेशेंट्स भी ऑनलाइन, मेरे काफी कुछ। तो वो सिएटल का भी होता है और लॉस एंजलिस का भी होता है और लंदन का भी है, जूनागढ़ का भी है, पादरा का भी है, क्योंकि सबके पास भी लैपटॉप आ गए हैं, इंटरनेट आ गया है। तो आने जाने का टाइम भी उन लोगों का सेव हो रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एबल टू अंडरस्टैंड the reasons of so many conditions sitting at home and trying to frame up the guidelines sitting at home। तो ये भी एक अच्छा एक डेवलप हो गया। तो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी शुड अंडरस्टैंड। अगर आप लोग बैठे हो, अगर टॉपिक इंटरेस्ट का है, तो 2 घंटे भी आप अगर बैठे हैं तो आपको यॉर्निंग नहीं होगा, बैक पेन नहीं होगी, नेक पेन नहीं होगा, वही पोस्चर है। और अगर टॉपिक इंटरेस्टेड नहीं, इंटरेस्ट, तो 15-20 मिनट के बाद इधर ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे हिलेंगे, ऐसे डुलेंगे। दिस इज व्हाट इट इज। लेक्चर्स कभी मैं तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से बताती हूँ कि कॉलेज में आप आते हैं 3 आवर, सपोज 9 to 12 के क्लासेस होते हैं, तो इन बिटवीन 15 मिनट्स का ब्रेक होता है। एक लेक्चर 45 मिनट्स का होता है। वो 15 मिनट क्यों शायद रखा होगा, हमारे मनुस्मृति में भी है कि नॉर्मल ग्रोइंग ब्रेन नॉट मोर देन 30 मिनट्स कैन टॉलरेट ऑन वन टॉपिक। तो स्कूल में देखो, जो क्लास की ड्यूरेशन होती थी, जिसको पीरियड्स कहते, वो 30 मिनट्स का होता था, और कॉलेज में 45 मिनट्स का है कि एडल्ट ब्रेन। उसके बाद फिर थोड़ा ही होता है, बहुत इधर से उधर जाते। इसलिए एग्जाम्पल बेस्ड अगर आप जाओ तो थोड़ा ग्रेस्पिंग अच्छा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स ऑल विद द पोस्चर इज विद द फ्रेम। वही मूवी हम थिएटर में देखने जाते 3 घंटे, एक ही चेयर होती है और स्क्रीन सामने ही होता है, और हम इधर उधर नहीं कर सकते। तो मूवी बोरिंग है तो भी चिपके रहते हैं, और अच्छा है तो बहुत खुश होकर चिपके रहते हैं। और वही मूवी हमें घर पे देखनी है, हम नहीं बैठ पाएंगे, ऐसे पैर ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। क्यों? बिकॉज
माइंडसेट। तो काफी कुछ एक ही स्लाइड पे हो सकता है, लेकिन ये खास हम समझे कि हमारे पोस्चर अगर सही नहीं है तो उसका पूरा फाउंडेशन हमारे फीट पे है, और फीट का पूरा प्लेसमेंट जो है हमारी इमोशंस, फीलिंग्स, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस पे है, और उसके हिसाब से हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती है, डिस्क की प्रॉब्लम आ सकती है, गैस्ट्रिक अपसेट्स हो सकता है, हार्ट की इश्यूज आ सकती है, और काफी कुछ पोस्चरल हेल्थ सिंड्रोम्स अभी काफी आ गए। पोस्ट कोविड से पहले तो थे ही, लेकिन पोस्ट कोविड काफी कुछ ये सिंड्रोम के बारे में अभी स्टडी किया जा रहा है। And this is what I wanted to convey: postural mental health. If we are disciplined, we are going to have good posture, and if our posture is good, we are going to have very good normal rate, rhythm and depth of breathing. अगर मेरा पोस्चर से मैं ऐसे बैठी हूँ, मैं मुझे ये यहाँ की मसल टाइट है, पैर की मसल, और फिर मैं ऐसे करके, फिर ऐसे कर, कई लोग ऐसे करके अनुलोम विलोम करते हैं, कई लोग ऐसे इधर उधर ऐसे ऐसे करके, कई लोग तो ऐसे करे, कई लोग हाथ ऐसे रख के। अरे अगर बॉडी अलाइनमेंट स्टेबल नहीं है तो ब्रेथ रेगुलेशन नहीं होगी, वो टेक्निकल ब्रीदिंग हो गया। और बॉडी अलाइनमेंट कैसे? अगर आई एम डिसिप्लिन, इफ आई एम डिसिप्लिन कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय हेल्थ, फॉर माय बॉडी, आई हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज है, फूड की पैटर्न है। अभी न्यूट्रा एर्गोनॉमिक्स भी आ गया है, मैंने एक स्लाइड रखी है, न्यूट्रा एर्गोनॉमिक्स। देखो, जो हमारे यहाँ डाइटिशियन प्लान करते हैं, अभी उसको अभी वेस्टर्न कम्युनिटी नाम दीजिए न्यूट्रा एर्गोनॉमिक्स। अभी क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतना ग्राम। और मैं ये बात बताना चाहूंगी कि वी हैड अ फैमिली फ्रेंड ऑफ आवर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशन आई एम टेलिंग यू, तो फूड एंड न्यूट्रिशन वाले थे, तो उनके हस्बैंड बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि एक छोटा सा तराजू, जो बैलेंस भी ना तराजू घर रसोડામાં રાખ્યું હતું, અને પછી 10 ग्राम हळદર, 5 ग्राम मरचू, पलाण, तो के पागल कर दिया खाना बनाते वक्त। और हमारे तो ऐसे डालो, ये लिया, वो डाला। हम स्ट्रीट फूड का देखते हैं वीडियोस, कितने अट्रैक्टिव होते हैं, बस माप के डाल रहे हैं सब, 2 टेबल स्पून ये, 1 टीस्पून ये। अरे स्किल है, कुकिंग इज एन आर्ट, और वो भाव जितना डाला है उतना अच्छा स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, बहुत बहुत मीनिंग है। तो कहना, सेल्फ डिसिप्लिन लीड्स टू गुड पोस्चर, लीड्स टू गुड ब्रीदिंग, और मेंटल कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स, स्पिरिचुअल एर्गोनॉमिक्स इज व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन। ये सेंटेंस मैंने आपसे शेयर किया था लास्ट टाइम भी, कि जैसे स्ट्रेस की वजह से मसल टेंस होते हैं, वैसे रिलीविंग दैट स्ट्रेस कैन रिलीव स्ट्रेस इन द मसल, और आपको एक अच्छा फीलिंग आ सकती है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, पोस्चरल पेन सिंड्रोम्स। Why this topic of ergonomics has come up in Western community? Because 1990 डिग्री कल्चर आ गया, वर्क फ्रॉम होम तो अभी आया, लेकिन हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर में एवरीथिंग इज, પાલથી મારતે ही नहीं है, પલાઠી વાળવું એટલે તો ગામડિયું કહેવાય, નીચે બેસીને જમવાનું તો ઇલિટરસી કહેવાય, इंडियन टॉयलेट डर्टी थिंग्स, दे डोंट हैव मैनर्स। चेयर पे बैठते थे तो ऐसे क्रॉस करके एटिकेट्स वाला बैठा जाता है, ऐसे कहा जाता है। तो बहुत सारे पेन प्रॉब्लम्स आने लगे, फैक्ट्री, बिकॉज दे आर हाईटेक पीपल, तो टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुड़ गए, अंदर की इमोशंस को भूल गए, और वहां इतने सारे पेन इश्यूज आ रहे हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 80s एंड 90s। तो पूरे बैक स्कूल्स हो गए, बैक इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, और काफी कुछ। और अगर पूरा क्वेश्चनरी इन्वेंटरीज ही है, आप 60 क्वेश्चंस में से अगर आप 40 पेज से ज्यादा स्कोर कर रहे हो, मतलब यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब, वर्क एफिशिएंसी अफेक्ट होती है। बिकॉज ऐसे नहीं सोचा कि ये एफिशिएंसी क्यों सफर हुई, सैलरी नहीं ठीक से मिला है एक लेबर वर्कर को या एक एम्प्लॉय को इसलिए, या जो एम्प्लॉयर है उसको ज्यादा स्ट्रेस है, वो टाइम पे सैलरी नहीं दे पाएगा, इसका हर एक का अलग स्ट्रेस अलग अलग है, वही फाइनेंस इश्यू है।
या घर में हाउसवाइफ को है क्योंकि शी इज नॉट एबल टू मेंटेन द मीन्स ऑफ द फैमिली, तो उसके हिसाब से पोस्चर बिगड़ा है। स्ट्रेस इज द मेन फैक्टर। और फिर हम इधर टेबल बदला, इधर गद्दी बदली और उधर पिलो बदला और इधर चादर बदली, ये अब आ गया है। कंफर्ट मैट्रेसेस, कंफर्ट पिलोज। कई लोग पूछते हैं कि मैडम एक पिलो लेना चाहिए, 2 पिलो लेना चाहिए। मैं बोलती हूँ अच्छी सी नींद आए उतना पिलो लो, उतना चादर रखो या उतना ब्लैंकेट। नींद पहले सो अच्छे से 6 घंटा, कैसे भी सो सकते हो, बैठ बैठ के सो, लटक के अगर नींद आती लटक के रहो सो। I have come across 2-3 very bad painful rheumatism cases. She was such a state that lying down was so miserable for her. तो वो उसके father थे, she was, when I started intervening in her management, तो उसको कबोर्ड था, उस पे अगर वो लीन हो जाती थी और फिर 2 स्टेप, तो वैसे उसको नींद आ सकती थी, इतना बैड उसका रोमेटिज्म था। और फिर बोलते थे कि आप जो ऐसे भाषण लेक्चर्स देते थे, वो गाइडलाइन देते वक्त, तो हम वो टेप चालू कर देते थे और फिर वो मैडम सो जाती थी। तो सी अगेन माइंड बॉडी फंक्शंस। सो एंजाइटी, फियर, डे टू डे वरीज, पुअर स्ट्रेस, कोपिंग मैकेनिज्म। स्ट्रेस हर एक की लाइफ में है, लेकिन उसका कोपिंग स्ट्रेटेजी क्या है उस पर डिपेंड करता है। And many other psychological factors have led to many poor postural pain syndromes. ये एरिया अगर आप हेल्दी और हैप्पी लाइफ का कोर्स कर रहे हैं तो आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना है, ये स्टेटमेंट पे। हाँ, नेचुरोपैथी में, नेचुरल थेरेपी में आप बिलीव करते हैं तो ये इस पर आप फोकस करेंगे, आपको 100% कई सारे इश्यूज में आंसर मिल जाएंगे और यू विल बी एबल टू एंजॉय अ वेरी नाइस हेल्दी हैप्पी लाइफ। चेयर टेबल बदलने से नहीं होने वाला है। I am a physiotherapist. I'm proud to be a physiotherapist, but I always say 90% responsibilities of the inner self. फिर ये वर्ड भी बहुत समझना है क्योंकि आप नेचर थेरेपी के कोर्स में आए हैं और हेल्दी और हैप्पी लाइफ के बारे में। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैंने यही स्टडी किया था फर्स्ट ईयर। एक फिगर है, व्हाट इज पोस्चर, द बॉडी अलाइनमेंट, स्ट्रक्चरल पोजीशन, लाइन ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ फीट पे वजन होना चाहिए, ये नी के पीछे से लाइन ऑफ ग्रेविटी जानी चाहिए, हिप के यहाँ एंगल से होना चाहिए, ये सब मैंने स्ट्रक्चर काफी अच्छे से समझा एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। बट एज आई वाज सो लकी टू एंड प्रिविलेज्ड टू परस्यू माय कोर्स ऑन साइकोलॉजी, तो मैंने माइंड के बारे में समझा कि अगर मेरा एटीट्यूड सही नहीं है तो मेरा पोस्चर बिगड़ने ही वाला है। पोस्चर और पोस्चरल के में मीनिंग में ये डिफरेंस है। पोस्चर जस्ट इज द बॉडी अलाइनमेंट, बट दैट बॉडी अलाइनमेंट इज टेकन केयर ऑफ बाय व्हाट, तो बोलते पोस्चरल मसल्स, पोस्चरल रिफ्लेक्स, पोस्चरल गाइडलाइंस। ऐसा नहीं है पोस्चर रिफ्लेक्स या पोस्चरल। तो मेडिकल डिक्शनरी में अगर आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है पोस्चरली मेडिकल डिक्शनरी में, लेकिन नहीं समझ पा रही है सब। अभी लोग समझने लगे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ साइक इन ऑल दिस सफरिंग्स दे आर हैविंग ऑफ द बॉडी। दिस वाज सिंस अवर गुरुकुल टाइम। तो पोस्चरल का मीनिंग है पोजीशन ऑफ द बॉडी, एटीट्यूड ऑफ द माइंड एंड कैरेज ऑफ योर बॉडी। सो व्हाट इज योर स्ट्रक्चर पोजीशन आ गया। मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो मैं आई विल ऑलवेज look things with head holded high, but if my attitude is negative, I can be arrogant, I can go slouch, I can harm my posture, body alignment or carriage. How is your spirit within? If it is full of life, healthy living, I'm full of happiness, contented spirit. अतः योग अनुशासनम, योग का तो फर्स्ट सूत्र है पतंजलि, सेज पतंजलि का, और योग चित्तवृत्ति निरोध सेकंड है। ये दो ही समझे तो पोस्चरल का मीनिंग समझ जाएंगे, पोस्चर क्या समझ जाएंगे। योगासन है, आसन नहीं है, योग आसन है। कनेक्टिविटी है, किससे योग इज कनेक्टिविटी, क्या किससे कनेक्टिविटी चाहिए, मेरी स्पिरिट की मेरे माइंड से, मेरी माइंड की मेरी बॉडी से, देन इट बिकम्स अ होलिस्टिक केयर। तो पोस्चरल का मीनिंग है पोजिशन ऑफ द बॉडी, एटीट्यूड ऑफ द बॉडी टेकन केयर बाय द माइंड एंड कैरेज ऑफ द बॉडी
guided by the spirit. हाँ, तो दूसरे फिगर में मैंने बताया वो लेडी है, नेचर के साथ है, सीशोर के पास है, तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, शी इज हैप्पी, उसकी रिपकेज जिस पोजीशन में, स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट भी इतना पैर चौड़े रखे फिर भी वो बैलेंस्ड है, हाँ, क्योंकि माइंड का बैलेंस है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सो शी इज एबल टू कैरी हरसेल्फ सो वेल इन स्पाइट ऑफ स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी। एक पैर देखो आप हवा में है, दूसरे पैर टोस पे है, फिर भी वो स्टेबल है, और हम तो ऐसे सीधे भी खड़े, तो इसलिए दिकरीना पगला पाड़ने, अरे दिकराना पगला पाड़ने के लिए सब सोच इसलिए आई होगी शायद। सो एर्गोनॉमिक्स का इश्यू पे अगर हम आए तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, द बेसिक लाइन इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बेटर लेट देन नेवर, चित्ता नर सदा सुखी, ये हम सोच सकते हैं। एर्गोनॉमिक्स को अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड याद नहीं रखना है तो ये छोटी छोटी वन लाइनर्स आप याद रख सकते हैं। Main purpose of ergonomics is what? Balance between work and effort for health, wellness and productivity. Definition भी यही है कि वो what is the purpose of ergonomics? So you want to bring balance between your work, your effort, for what? For health, wellness and productivity. अगर मशीनरी बहुत अच्छी है लेकिन वो काम करने वाला ही सही का नहीं है, अभी तो सब रोबोटिक आ गया है, सब कुछ आ गया, लेकिन आप देखो एक कमांड गलत हो गई, सब कुछ गलत, लेकिन इंसान कभी गलती करता है तो उसको सुधरने का मौका मिलता है। इतना अच्छा ये मशीन है अपना अंदर का, लेकिन टेक्नोलॉजी की जमाना आ गया इसलिए एर्गोनॉमिक्स। लेकिन मैं जो बात करने वाली हूँ हर एक एस्पेक्ट, जो मैंने कल बताया था कि अगर आपको बैठ के काम ही करना है तो दिस इज व्हाट इज पोस्चरल पोजीशन, कि आप लैपटॉप ऐसे रख, इसमें नीज को आपको स्ट्रेट रखना है। ये तो मैंने गलत तरीके से अगर पोजीशन भी उल्टे सो के ली तो गलत है, लेकिन ये पोजीशन से अगर आप 1 घंटा भी काम करोगे, नी थोड़ा स्ट्रेट होगा, पैर थोड़े खुले हुए होंगे, आपको पोस्चरल इश्यूज कम आएंगे, बिकॉज सोफा पर का जो पोजीशन बताए वो थोड़ा जस्ट अप नियर टू पोस्चरल पोजीशन है, लेकिन नीज स्ट्रेट है, लेकिन ये कंफर्ट लेवल है, तो उसने सोफा का सपोर्ट लेके नी को थोड़ा बेंड किया है, तो वो भी एर्गोनॉमिकली साउंड है। ये दूसरे पोजीशन में जो बताया 3 चेयर पे बैठा हुआ, तो आप देखो ऐसे स्लाउच होके या ऐसे कड़क होके पीछे रोल लगा के बैठने से स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, इसीलिए फिर वर्किंग डेस्क, स्टैंडिंग डेस्क आ गए, तो ये भी मॉडिफिकेशन हो गया। और फिर थर्ड, अब ये 4th कॉर्नर में आप देखते हो कि पालथी लगा के लैपटॉप, सी आप मीनी, आप देखो लैपटॉप नाम ही है लैपटॉप लैप पे रख के करने का, लेकिन लैप कैसा होना चाहिए, ना कि कुर्सी पे बैठ के लैप पे रखो, गलत है। अगर आप ये पोजीशन जो बताई है उसमें अगर आप बैठ के अगर काम करते, इट इज रिलेटिवली बेटर फॉर, बिकॉज बेस वाइड हो गया है इसमें। कुर्सी पे अगर आप बैठे हैं तो अगर आपकी चेयर की पोजीशन नहीं सही है, मतलब हाइट या कुर्सी की विड्थ, अगर तो क्या हो सकता है कहीं कहीं स्लाउच, लेकिन आपने खुद ने अपना एक बेस सपोर्ट बना लिया है, तो स्पाइन का अपना एक कर्व होगा, एल्बो की पोजीशन सही है। तो ये सब कहने का मेरा मतलब है इट्स ऑल विद द माइंडसेट। एक ही स्लाइड पे एक दिन डिस्कस हो सकता है। दिस इज द लिटरल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं साइंटिफिक इवेंट में अगर बात कर रही हूँ तो आई हैव टू टॉक विद द साइंटिफिक फ्रेम ऑल्सो। तो ergonomics derives from 2 Greek words, ergon meaning work and nomos meaning natural laws, to create a word that means the science of work and a person's relationship to that work environment. Work environment, see the word. Ergonomics is a way to work smarter and not harder. अगर स्मार्टनेस वो चेयर से नहीं आती है, स्मार्टनेस किससे है, मेरी आउटलुक से है, मेरी स्किल से है, मेरे एटीट्यूड, मेरे एप्टीट्यूड से, काफी कुछ है। So ergonomics is not only for making the work better but also making it comfortable and efficient. Efficiency किससे आती है, मेरी स्किल से आती है। तो your comfort is more than a soft handle. जैसे मैंने बताया कि कुर्सी टेबल बदलने से
नहीं होने वाला है। एंड एफिशिएंसी इज क्वाइट सिंपली मेकिंग समथिंग इजियर टू डू। तो ये काफी कुछ मैंने इसके बारे में बता दिया। दिस इज व्हाई वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इज इट एडवांसमेंट और डिसएडवांसमेंट, कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं वापस, गलत तरीके से बैठ के। बहुत सोचने की जरूरत है इसके बारे में। पुअर पोस्चर क्या क्या हो सकता है, देखो आप बैक की हंच निकल गई है, पेट आगे निकला हुआ है, बम्स फ्लैटन हो गए, कुछ कर्व जैसा ही नहीं है, हमारा फॉरवर्ड हेड आ गया है, ऐसे देख देख के ऐसे ऐसे कर करके, बस विजन हमारी जो आई की कांटेक्ट और जो स्क्रीन है वो 1 फुट डिस्टेंस पे होना चाहिए, एटलीस्ट 1 फुट, एंड आई शुड बी एग्जैक्टली फोकसिंग इन द सेंटर। ये सब स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट के बारे में है, शायद आगे की स्लाइड बताऊंगी। लेकिन वो जब नहीं हो पा रहा था तो क्या हो गया कि हम लोग ऐसे स्ट्रेन, कभी कभी सिंपल, कई लोगों को भी इतना सारा स्क्रीन पे देख के नंबर्स बढ़ गए हैं, क्या क्या हुआ है, उसको करेक्शन नहीं हुआ है, और खाली इधर उधर ऐसे। तो आईज की अगर प्रॉब्लम, सपोज इफ आई टॉक अबाउट माय ओन सेल्फ, आई एम हैविंग हाई मायोपिया ऑन माय लेफ्ट आई एंड नो नंबर इन माय राइट, तो लेफ्ट मुझे लेंस पहन के प्लेन ग्लास पहनना पड़ता है और राइट इज द प्लेन, तो वो ऑलवेज आई लुक अपॉन दिस वे, तो मेरी टिल्ट नेक की एक तरफ आई, क्योंकि मैं, इट इज कंजेनाइटल थिंग। और अगर मैं इसका करेक्शन नहीं करूंगी और फिर ऐसे बैठो, अगर मैं, eyes also have a very important role to play in your ergonomic advice. Get your eye checkup regularly done. Same way ear infection कभी कभी रही है, वैक्स अगर कलेक्ट हो गया है, या एजिंग के हिसाब से थोड़ी हियरिंग प्रॉब्लम आ रही है, कई लोग हियरिंग एड पहनना एक इनिबिशन मानते हैं, तो अगर नहीं, आपने सुना ही नहीं क्या कहा ऐसे करके, तो हर बार अगर ऐसे ही करके, तो ये मसल्स अफेक्ट होने ही वाले हैं। और कई गॉसिपर्स होते हैं, दूसरे रूम में क्या वो ऐसे ही बैठे रहते, क्या बोल रहे हैं, सी एटीट्यूड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। तो बहुत सारे रीजन है हमारा पोस्चर बिगड़ने की वजह से। तो ये नॉर्मोस हमें इधर से करेक्शन, ये रूल्स यहाँ से हमें इम्प्लाई करना है। ये है अभी वेस्टर्न कम्युनिटी। अभी आप देखो क्रॉस लेग जो लेडी बैठी है, तो ऐसे क्रॉस किया, उसको क्रॉस लेग कहा है उन्होंने कि भाई डोंट सिट क्रॉस लेग, क्यों, क्योंकि स्पाइन का कर्वेचर। और हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने पालथी मारना बंद करवा दिया, वहां तो नीज फूले हैं एक दूसरे से। वो क्रॉस लेग किसको बताते, नीज एक दूसरे पे आ गए ऐसे क्रॉस, पलाठी में तो नी ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पालथी मारना बंद करवा दिया, उसको क्रॉस लेग बोला। पालथी मार के बैठना क्रॉस लेग नहीं है। पता नहीं क्या क्या हम इमिटेट करेंगे और अपने कल्चर को भूल जाएंगे। प्लीज पालती मारना बैठो। मैंने, इफ यू हैपन टू कम अक्रॉस माय डिस्कशन ऑन VNM which was telecasted yesterday, the link has been, I have circulated to many. तो ये सब काफी चीजें हमने डिस्कस की है। तो मैंने ये बताया कि आप जो भी ये लेक्चर सुन रहे हैं, आपके चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो मुझे बताया कि मैडम कैरी होम मैसेज आप क्या कहेंगे, तो मैंने बोला 3 योग पोस्चर्स आप अपने बच्चों को अभी से डालना शुरू करो। आपके घर में भले ही वेस्टर्न टॉयलेट है, आप मलासन में मलासन प्रैक्टिस कराओ, पालथी मार के 20-30 मिनट्स आप उसको पालथी मार के बैठाओ, कुछ उसके साथ बातें करो, सब लोग घर में नीचे ऐसे पालथी मार के बैठो, कुछ डिस्कशन करना है, पलाठी मार के बैठो, सुखासन आप प्रैक्टिस कराओ। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑल ऑफ अस आर स्ट्रेस्ड, तो छोटा बच्चा तो सबसे ज्यादा भी स्ट्रेस में है, तो मकरासन, उल्टा सोना थोड़ा, और मकरासन का मैंने इफेक्ट बताया था और मेरे वीडियोस भी अपलोड किए हैं। मैंने ये 2 पोस्चर के तो वीडियो अपलोड किए ही है, क्योंकि ये नॉन कंट्रोवर्शियल है, देयर इज नो साइड इफेक्ट, सुखासन और मकरासन। मैंने मल्लासन का इसीलिए मेरे वीडियो नहीं, लेकिन मैं बातें करती हूँ क्योंकि आई डोंट नो इन व्हाट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट दैट पर्सन इज, और सडनली वो पोजीशन में सोचे बगैर चले गए तो बोले रॉन्ग मैसेज दिया। नो, बिफोर गोइंग टू मल्लासन यू शुड हैव प्रॉपर अलाइनमेंट। अदर रीजन, चाइल्ड को क्यों करो, क्योंकि ग्रोथ पीरियड से ही अगर ये 3 प्रैक्टिस करते हैं, उनको आगे जाके पोस्चरल प्रॉब्लम नहीं आएगी और ऐसे एर्गोनॉमिक्स के बारे में नहीं सुनना पड़ेगा। तो ये एक रीजन है।
लेफ्ट साइड का जो पर्सन है, आप देखो मेल्स को एक हैबिट होती है पॉकेट में कोम रखने की, वॉलेट रखने की। अच्छा है मोबाइल्स नहीं रखते हैं, क्योंकि वो मोबाइल सिर्फ माइंडसेट, मोबाइल नहीं रखेंगे क्योंकि दब जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो मोबाइल नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हाँ मुझे नहीं खर्चा और नहीं बढ़ाना है। लेकिन पॉकेट में जब ये हैबिट है और 3-3 घंटे आप बैठे बैठे काम करते हो, तो डेफिनेटली यू आर लाइकली टू लीन ऑन द अदर साइड। और उसकी वजह से लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन अवर पोस्चर। फिर ये सिचुएशन है आज का। हमने इसके बारे में सोचा है क्या? वो फर्स्ट जो फिगर बताया है, आप देखो स्ट्रेस्ड है, पूरी स्ट्रेस्ड है वो लड़की बेचारी, और कुछ ऐसे मैसेज पढ़ रही है तो इमोशन आप देखो, और बैठी तो बिल्कुल गलत तरीके से, क्रॉस तो किया है लेकिन पूरा स्लाउच भी है, और एक हाथ इधर है एक हाथ से पकड़ा है। पोस्चरल इश्यूज आने ही वाले हैं। तो सबसे पहले तो हाथ यहाँ निकले तो इसको सही करना है। जैसे बहुत कुछ है। सेकंड जो लेडी बताई है, तो थोड़ी कंफर्टेबल है, चलो नेक को सपोर्ट, लेकिन बैक को तो गलत तरीके, लेकिन दोनों हाथ से पकड़ा है, थोड़ा सही है, और आई और मोबाइल का कांटेक्ट थोड़ा सही है, चलो ठीक है, बट स्टिल नॉट। और थर्ड तो बिल्कुल डेंजरस सिचुएशन में है। तो ये सब सस्टेन पोस्चर्स, हम कितने टाइम तक अभी ये मोबाइल ऐसे लेके बैठते हैं? स्ट्रेस से हम मैसेजेस पढ़ते हैं, स्ट्रेस से कभी कभी लेक्चर्स सुनते हैं, काफी इश्यूज है रिपीटेटिव, और ये बार बार हम करते रहते हैं। और कभी कभी तो माइंड बॉडी स्ट्रेस कंबाइन हो जाता है, तो और तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए एक कंक्लूड मैं यहाँ करती हूँ, व्हाट इज इरेक्ट पोस्चर और होलिस्टिक व्यू में, ये it is my effort to make this slide with all my thinking and referring so many aspects on posture. This is not a definition given anywhere, but it is with my work on mind, body, spirit. So there are innumerable concepts of human posture, innumerable interpretations of its concept, of its symptom. आपने देखा होगा एक जो पेंटर है, उसको एक बनाना है तो वो तो कैसे वैसे करके बना देते हैं। M.F. हुसैन को हमने देखा है कि वो माधुरी दीक्षित पेंटिंग कर, वो उसको तो वही उसको पोस्चर है, उसको डांसिंग पोज ही उसको, अगर म्यूजिशियन है तो उसको वही कुछ। आप स्कल्पचर्स देखते हैं अभी अपने अपने, तो कैसे कैसे पोस्चर्स में दिखाए गए, स्टेबल है। फोटोग्राफर है, हमेशा वो एक अपना कैमरा, और उसका पोस्चर अलग है। लेकिन वो क्रिएटिव साइड के लोग हैं, लेफ्ट डोमिनेंट, राइट डोमिनेंट और क्रिएटिव पीपल, हाँ आर्टिस्टिक पीपल। तो वो कैसे भी अपने, क्योंकि माइंड इतना उसमें, तो उसको उनके बॉडी डैमेज नहीं होता है। लेकिन लेफ्ट डोमिनेंट है ऐसा, कैलकुलेटिव माइंड, इगोइस्टिक माइंड, रैशनल माइंड, wants proof for everything। तो वो क्या है, मैथमेटिशियन जो साइंटिफिक, हर एक बारे में प्रूफ चाहिए। वो स्कल्प्टर है, वो तो कैसे भी स्कल्प्चर बनाएगा, उसको खड़ा है ना वो, लेकिन साइंटिस्ट वो है क्यों ऐसे खड़ा है, वो हाथ ऐसे क्यों, पैर ऐसे क्यों है, वो सोच सोच के एकदम आधा मसल टेंस हो जाता है। तो ऐसे दिस आर एनालिसिस, देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। But for a healer, posture is a gauge of mechanical efficiency. Yes, body should be efficient and mechanically sound. Kinesthetic sense. ये proverb यहाँ बैठता है। Kinesthesia means what? Sense of joint position and sense of joint movement. तो દીકરાના પગલા પાડને थी, વહુના પગલા બાળને थी। फीट के जो हमारे सेंसेशंस है, मसल्स के, जॉइंट्स के, अगर उसका ही परसेप्शन कम हो गया है तो पोस्चरल स्वे बढ़ता है। जो 5 डिग्री का हमारा स्वे है बैलेंस का, वो बढ़ता है, और इसके हिसाब से सब प्रॉब्लम आती है। आप स्टैंडिंग वर्क करो, या फिर कुर्सी बदल दो, या सोफा बदल दो, या मैट्रेस बदल दो, ये जस्ट 10% हमने सॉल्यूशन लाए हैं। और मैंने ये देखे हैं कि 40s अब जब भी मेरे पेशेंट्स आए हैं, ये मेरा अभी भी मैं और मैं उनको दिखाती हूँ, समझाती हूँ वीडियोस लेके। आप उनको सीधा बैठ के पैर की ऐसे मूवमेंट्स कराओ, वो बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे ही आपने उल्टा सुलाया और फिर ये कराया, तो कभी ये पैर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर गोल अगर घुमाने को बोला तो बहुत सारी डिफिकल्टी है। देख के विजन का हेल्प लेके वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे विजन ब्लॉक कर दिया,
काइनेस्थेशिया से, मतलब सेंस ऑफ जॉइंट पोजीशन एंड जॉइंट मूवमेंट पर वो अगर वीक हो गया है तो प्लेसमेंट गलत होती है और फिर ये सब इश्यूज आते हैं। तो काइनेस्थेटिक सेंस बहुत जरूरी है। और एज एज एडवांसेस और जिस तरह की हम फुटवेयर पे अभी आ गए हैं उसमें काइनेस्थेटिक अवेयरनेस बहुत कम हो गई है और उसकी वजह से प्रॉब्लम, हाई हील्स पहन रहे, नैरो सोल्स है, पॉइंटेड टोज है, स्ट्रैप्स इधर लगाए हैं, इधर बैंड्स लगाए हैं। अब पहले के जमाने में देखो, हमने देखा रामायण काल में माँ बाप बेचारे चलते ही रहे हमारे पूर्वज, कभी किसी ने किसी को बैक पेन, 14 साल वनवास, इधर वो पांडववास भी वनवास में ही है, राम भी वनवास में ही थे, लेकिन कभी किसी को एक सौ पेंस नहीं का सुना है। ऋषि मुनियों ने क्यों नहीं ले, क्योंकि वो चाकड़ा कहते, क्या कहते हैं, खच्चर के कट्टर के पादुका जो, और फिर डंडी, और फुटवेयर को फुट पकड़ता था, तो ये स्ट्रांग था, फाउंडेशन हमेशा स्ट्रांग था। अभी क्या है, फुटवेयर को सब स्ट्रैप्स और बैंड और उसने पकड़ लिया है, फाउंडेशन भी We can continue with the presentation, ma'am. ओके। इसीलिए जैसे बताया पोस्चर के बारे में काफी कुछ, तो ये थोड़ी एक स्लाइड मुझे रखने का यहाँ थोड़ी इच्छा हुई, क्योंकि हम कुर्सी, टेबल, मैट्रेस ये सब अगर चेंज करते, लेकिन आप देखो हमारा पोस्चर कैसे डेवलप हुआ है। जब मदर की वूम में जो चाइल्ड होता है तो फर्स्ट पोजीशन यूट्रो जैसे जहाँ लिखा है वो पोजीशन है, और एक आईपी करके जो लिखा है इलियोश्वास, तो एक मसल है, तो वो मसल पूरा एक एक्टिव होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरा लैडर पे नहीं गए, सेकंड बी जो फिगर है, जैसे बच्चा थोड़ा घुटने पे आता है, और एल्बोस पे आता है, तो क्या होता है, वो आईपी मसल जो दिखा है वो थोड़ा स्ट्रेच होता है और नेक का पीछे का कर्व डेवलप होता है। उसके बाद घुटने पे खड़ा होके क्रॉल करता है, तो पूरा ऊपर का कर्व तो डेवलप हो गया नेक का, फिर नीचे ईएस जहाँ लिखा है वो बैक का कर्व डेवलप होता है, और पीछे का जो मसल है, थापे का जो मसल, वो धीरे धीरे स्टेबल होते हैं, जो मैंने बताया था कोर स्टेबिलिटी, कोर मसल्स जो कहते हैं हम, ग्रॉस मसल, और फिर इंसान खड़ा होता है। अभी हमें ये सब चेक बहुत कुछ करना है कि अगर किसी को पेन है, कहीं पे भी पेन है, तो कहाँ पे डेवलपमेंटल लैडर की कौन सी स्टेज में क्या हुआ होगा और क्या मसल इन्वॉल्वमेंट है और क्या, उसके हिसाब से हमें गाइडलाइन देनी है, उसके हिसाब से हमें नॉर्म्स रूल्स बनाने हैं। उसके वर्किंग पैटर्न के लिए मुझे खड़ा होके ज्यादा पेन होता है, स्टेप उतरते वक्त ज्यादा होता है, बैठते वक्त ज्यादा होता है, टर्न होते वक्त, बहुत अलग अलग, एक ही बैक पेन है लेकिन बहुत अलग अलग के हिसाब से होता है। So I was listening to a very nice video yesterday. So I don't know who was the orator, but वो अच्छे से एग्जाम्पल दे रहा था कि एक ही स्कूल में पढ़ा है, एक ही, दोनों मेल्स ही है, दोनों मेडिकल फैकल्टी में गए हैं, दोनों के टीचर्स भी एक थे, दोनों वही सेम। तो एक जो डॉक्टर है वो
अपना ओपीडी चलाता है, उसमें 50 रुपीज चार्ज करता है, दूसरा 5000 चार्ज करता है। फिर दूसरा बताए कि एक इंजीनियर है, सेम पैटर्न से बढ़, लेकिन एक बहुत अच्छी पोजीशन पे गया और एक अभी भी एक नॉर्मल वर्किंग पैटर्न। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो वो बता रहा था कि व्हाई हैव यू एवर थॉट व्हाई, सो व्हाट इज सक्सेस एंड व्हाई। तो इसे कि डोंट बी आफ्टर मनी, don't increase your money, don't work with increasing the money level, increase your value level. If you increase your value, you money will naturally follow. तो ये मुझे यहाँ भी अच्छा, मुझे मैं सुन रही थी कल, तो मुझे अभी एकदम से ख्याल आया कि अगर मुझे अपना पोस्चरल अलाइनमेंट लाना है तो मेरे अंदर के थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, वैल्यूज, बिकॉज एवरी मसल हैज एन इमोशन, तो उसको मुझे ध्यान में देना है। मटेरियलिस्टिक चीज को मैं बदलूंगी तो मेरा करेक्शन नहीं होगा। Okay, something is better than nothing, but if I'm really talking in front of people who are attending this course on healthy and happy living, I'm sharing all these examples. ये मैंने बताया दिकरा ना पाड़ने ने बाड़ने। तो ये जो सेकेंड पिक्चर है, तो ये जो राउंड सर्कल दिखा है वो हमारे वेट बेरिंग एरिया से। अगर ये एरिया पे अगर हम वेट लेते हैं, तो जो राउंड्स दिखा है वो सही है। अगर वेट बाहर की तरफ, मतलब लैटरली ये इस तरफ आ गया ये एरिया में, तो सारी प्रॉब्लम्स होती है। आइडियली वेट शुड बी बैलेंस। और आप देखो 50% इधर है, 50%, और ये 50% में हर एक इसमें सबसे ज्यादा है। और ये अगर सही वेट ले रहा है तो फिर ये आर्च जो दिखाई है फर्स्ट फिगर में रेड कलर की पूरी, तो ही अच्छी होगी और फिर ही हम अच्छे से चल पाएंगे। तो स्वे अच्छे से रहेगा और हमें इश्यूज नहीं आएगी। तो ये एक एस्पेक्ट में थोड़ा सा बताना चाहती थी। और जैसे हमने बताया कि पीछे का जो ये मसल, काफ मसल जो कहते हैं, घुटने के नीचे और एड़ी में जो लगा हुआ है, काफ मसल, पिंडीनु मसल, ये आपने हम देखते हैं पावागढ़ जाके आए कहीं भी, तो पीछे हमें कभी स्पाजम आता है, काफ मसल। तो हमारी पूरी बैलेंस ये दो मसल पे है। ये छोटा वाला दिखा है उसको सोलियस कहते हैं, ये गैस्ट्रोकिस, नाम पे ना जाए, लेकिन ये हमें अच्छे से स्टेबल रहने में खड़ा रहने में मदद करते हैं। और ये दोनों एक ही कॉर्ड में अटैच होकर नीचे लगते हैं। तो अगर ये मसल स्टेबल है तो हमारा पोस्चर अच्छा रहेगा। और हमारे हार्ट का पंप का कहाँ बताया गया है, हमारा सेकेंड हार्ट जो कहा है ये काफ में बताया गया है। और इसीलिए वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। क्यों? कि पंपिंग बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पंप है। ये जितना हम अच्छे से चलेंगे, काफ मसल को स्ट्रेच स्ट्रेंथ स्ट्रेच स्ट्रेंथ स्ट्रेच, उतना हार्ट का, क्योंकि मेन विनस रिटर्न, ग्रेट सिफेनस वेन जो कहते हैं, तो बहुत कुछ इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं देखती हूँ, तो मैं ये मसल को देखती हूँ। तो और अभी योग में क्या करें, एड़ी ऊंची करो, उपस्थानासन, ऊपर ऐसे ही आगे की तरफ वेट ले रहे हैं। ये मत चेक करो, अभी 90 कुर्सी के पोस्चर में हम आगे की तरफ ही झुके हुए हैं। आप खुद खड़े होके बाद में चेक करना, आप एडी पे वजन लो, आप ऐसे ऐसे हो जाओगे। 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स भी कई लोग खड़े नहीं रह पाते। 30 सेकेंड्स अगर हम एडी पे ऐसे खड़े रह सके तो मतलब हमारा अलाइनमेंट अच्छा है। आप टोस पे खड़े हो जाओ तो वो तो आप बहुत अच्छे से खड़े हो सकेंगे दोनों। तो ये एक गाइडलाइन आप जरूर लेके जाना। आपको पोस्चर अपना सही करना है, आपको पेन अवॉइड करना है, ये आप रूल थोड़ा फॉलो करो। हाँ, कि काफ मसल को स्ट्रेच करके एडी पे वेट लेना सीखना है तो अलाइनमेंट सही होगी। ज्यादा टोस पे खड़ा नहीं रहना है, नैरो बेस हो जाता है, वो पूरी लाइन ऑफ ग्रेविटी बिगड़ जाती है। और उपस्थानासन करके देखते हैं कैसे आगे झुके हुए होते हैं। हाँ, तो पोस्चरल मसल की एफर्ट बढ़ जाती है बैलेंस रखने के लिए। क्यों हमें पोस्चर के बारे में ये शायद रखना जरूरी पड़ा, क्योंकि बहुत सारी इश्यूज है जिसको हमें सॉल्व करना है, और इसके बारे में मैंने काफी कुछ बता दिया है। गुड पोस्चर, बैड पोस्चर, इसके बारे में मैंने एक फिगर दिखा दी है। और अगर हम सही तरीके से नहीं बैठते हैं, सही तरीके से खड़े नहीं रहते हैं, तो फिर ऐसे
4 डेविएशन आ जाते हैं, जो अलग अलग टाइप के डेविएशन है। मैं इसके बारे में नहीं चर्चा कर सकती यहाँ पे। पोस्चर एंड एर्गोनॉमिक्स आज का जो टॉपिक आपका है, तो ये सब, ये जो मैंने स्टेटमेंट्स यहाँ इंग्लिश में लगाए हुए हैं, वही मैंने सब आपको बता दिया है। तो चिंता मत करना, अगर आप इसको कॉपी पेस्ट कर, अभी तो कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग्स भी हो रही है, तो आप ध्यान से सुन सकते हैं। लेकिन यही मैंने समझाया है। सैटरडे को भी मैंने ये स्लाइड ली थी, और मैं यहाँ पर भी, लेकिन मैं यहाँ क्या समझाना चाहती हूँ कि इमोशनल एडिशंस दैट रिमेन क्रॉनिकली फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसे किया, मेरे साथ ऐसे बोले, मैं ऐसा, जितना हम पास्ट में रहे उतना इमोशनल एडिशंस, मतलब इमोशंस के जो गांठें बंधी हुई है, वही मसल में न्यूरल नॉट्स बना देती है, और फ्री फ्लो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, न्यूरल एनर्जी अच्छे से नहीं पहुंचती है मसल में, और उसकी वजह से सब प्रॉब्लम्स आ रही है। इसलिए हमें अगर डीप ब्रीथिंग करनी है इन ट्रू सेंस, तो हमें अपनी सोच बहुत क्लियर रखनी होगी, और हमें फोकस्ड माइंड रखना होगा। ये मैंने बताया एटीट्यूड एंड इमोशनल एनाटॉमी। जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, उसके फेफड़े बहुत अच्छे से खुलते हैं। जिसका एटीट्यूड नैरो है, उसका संकुचित, ये जो थर्ड बताया है मैंने नीचे का, फेफड़े ऐसा ब्रॉड माइंडेड, तो जगह अच्छी मिली है। नैरो माइंडेड, नैरो थिंकिंग, कम जगह मिली है। पर्सनैलिटी, 6 प्रकार के पर्सन से ट्रेट्स है, जो इसको हमेशा पोस्चर की इश्यू आती है। सबसे पहले परफेक्शनिस्ट, ये टेबल ऐसे क्यों रखा, ये कटोरी ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये मोबाइल का स्टैंड ऐसे ही होना चाहिए। अरे भाई, आपके लिए जो परफेक्शन दूसरे के लिए कुछ और हो सकता है, उसमें हमें ज्यादा नहीं। सो लेट गो की टेंडेंसी हमें रखनी है। फिर लो सेल्फ एस्टीम, मेरे ही नसीब, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे कुछ नहीं मिला, वो तो कुछ नहीं करता है, उसको ऐसे, काफी इसमें एक्सप्लेनेशन जा सकता है। डिपेंडेंसी की भावना से जो जीते हैं, इस पे डिपेंडेंट है। अभी कोरोना टाइम में हम लोग बहुत, वैसे मेड्स पे बहुत डिपेंडेंट थे, लेकिन फिर हमारे पर आया तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। फिर नेगेटिविटी, आप खाना खाएंगे दोपहर में, आप खाना नहीं खाएंगे, आप ये करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, ठीक, पर्पस सेम है, लेकिन द वे, जितनी नेगेटिविटी नो से हमारा आता है, नोसेबो इफेक्ट कहते हैं उसको, उतना हमारा पोस्चरल डेविएशन होता है। हॉस्टिलिटी, जड़ता जिसको कहते हैं, हॉस्टाइल बिहेवियर, लैक ऑफ वार्मथ, अवकार બહુ સારો નતો, ठंडो अवकार હતો, हम कहते हैं બહુ સારો હતો, ये सब। और गुडिज्म, टू बी गुड इज समथिंग एंड टू एक्ट लाइक अ गुड पर्सन इज समथिंग। मैंने तो जाने दिया, मुझे ये कचकच नहीं चाहिए थी, मुझे तो शांति चाहिए थी, इसलिए मैंने जाने दिया, मैंने जाने दिया। तो जाने दिया, जाने उससे तो अच्छा है कुछ कह लेते। वो जाने दिया जाने करके अंदर टॉर्चर करते रहते, और फिर पोस्चर की इश्यू आती है। तो ये सब पर्सनैलिटी वाले जो लोग हैं ना, वो हमेशा दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुए, दूसरे से रखते हैं या अपने आप से भी रखते हैं, दोनों, या सिचुएशन से एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, तो हमें संताप होती है। गुस्सा नहीं, गुस्सा, एंगर इज एक्सप्रेस्ड, रेज इज सप्रेस्ड। तो संताप मतलब अंदर के अंदर एक खींच रहती है। तो जितने हमारे रेज होता है, उतना हमारा सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी है, हमारी जो अजागृत चेता तंत्र है वो उसके हिसाब से हमारी जो एक अनुकंपी और परा अनुकंपी नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक है, तो सिंपैथेटिक एक्टिव हो जाती है, तो वाजोकंस, ब्लड वेसल से कुछ जाते हैं, तो इसलिए ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं जाता है। ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं पहुंचता है तो ऑक्सीजन कम पहुंचता है, तो पोस्चरल मसल्स थक जाते हैं जल्दी, फटीग सिंड्रोम्स कहते हैं। और अगर उसी हिसाब से हम चलते रिपीटेशन करते रहे, तो धीरे धीरे मैकेनिकल लोड बढ़ता है जॉइंट पे, और उसके हिसाब से सब प्रॉब्लम होती है। तो हम कुर्सी या टेबल को ब्लेम नहीं कर सकते हैं।
फुटवेयर को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन फुटवेयर चूज तो मैंने की है ना, क्यों हम वो फुटवेयर को गाली देते हैं? क्या आ फुटवेयर आ पेरिया ने ऊंची वाला એટલે થાય એટલે પણ पेरिया कोई मैं मुझे नहीं समझना चाहिए था क्या? कई लोग, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात में करती हूँ कि डाइजेशन और पोस्चर बहुत तो કે પેલા ઢોકળા ખાધા ને એટલે જ મને पेटમાં पेट આપ્યું, પેલા ઢોકળા, अरे 500 लोगों में से 499 ने खाया, कुछ नहीं हुआ, मुझे हुआ, तो मुझे वो पचा नहीं है, तो मैं क्यों वो ढोकले को ब्लेम करूं? So these are some of the things which we really need to understand. और ये प्रेजेंटेशन ही ये सब चीजें को हमें समझना है, इसके लिए ये प्रेजेंटेशन है। बेनिफिट्स ऑफ अ वर्कप्लेस एर्गोनॉमिक्स क्या है मतलब? तो सबसे पहले अगर अब ये समझ के अगर हम काम करते हैं, क्योंकि हमारी एफर्ट कम हो जाती है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो हमें तारीफ मिलती है, शायद इंक्रीमेंट बढ़ सकते हैं, तो काफी कुछ हो सकता है। तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है, जहाँ पे हम काम करते हैं उसको भी हम अच्छे से रखते हैं, तो क्या होता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी और हम हैप्पीली जी सकेंगे और जीने देंगे, ये मेन है। तो काफी कुछ फायदे सबको होगा अगर ये हम फॉलो करते हैं। हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि भाई हमें शारीरिक कुछ तकलीफ है इसीलिए तक प्रॉब्लम है, या मेरे काम करने का तरीका गलत है तो प्रॉब्लम है, या मुझे कुछ माइंड की ही प्रॉब्लम है तो मेरे को प्रॉब्लम दूसरा हो रहा है। तो ये सब फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। तो क्या क्या फिजिकल एर्गोनॉमिक्स मतलब जो हमने डेस्क बदली, चेयर बदली, हाइट बदली, इंस्ट्रूमेंट बदले, ये फिजिकल एर्गोनॉमिक्स में आते हैं। कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स मतलब अंडरस्टैंडिंग से अगर हम करते हैं, नॉलेज, कॉग्निशन इज नॉलेज, तो हम नॉलेज से कुछ भी करते हैं तो वही फिजिकल स्ट्रक्चर और एपरेटस हम यूज करते हैं वो अच्छे से यूज कर पाएंगे। और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल एर्गोनॉमिक्स, कि जिस एरिया में हम काम करते हैं, जो स्टाफ के साथ हम काम करते हैं, उससे अगर हम सब कुछ समझ के करें, सहजता से करें, सरलता से करें, तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, हमें स्ट्रेस कम आएगा और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। एक ही स्लाइड पे काफी कुछ शेयर कर सकते हैं। तो अगर हमें पोस्चरल एर्गोनॉमिक्स की बात करनी है, तो सबसे जरूरी है स्लीप पैटर्न को सुधारना। आई एम कमिंग टू द रियल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। 6 to 8 hours ऑफ स्लीप, साउंड स्लीप, और आपका आई थिंक सो मुझे पता है 2 घंटे का पूरा लेक्चर स्लीप और उस पर ही कुछ है, और काफी कुछ आपको बताया होगा या बताने वाले होंगे। तो बेनिफिट्स ऑफ गुड स्लीप, रिलैक्सेशन एंड रेस्ट। अगर हमें हमारे एर्गोनॉमिक गाइडलाइंस फॉलो करने हैं अपनी एफिशिएंसी के लिए वर्क प्लेस पे, तो हमें रिलैक्स्ड माइंड से काम करना है, रिलैक्स्ड एटीट्यूड से करना है, और फ्रीक्वेंट रेस्ट लेना है जहाँ पे भी मैकेनिकल लोडिंग है। एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, तो ये किस में आता है? आपने देखा झाड़ू की लाइट हैंडल बढ़ा दिया, छोटा कर दिया, ऐसे पकड़ा, ऐसे काफी कुछ है। टेनिस एल्बो में काफी कुछ एर्गोनॉमिक्स, बैक पेन के लिए, नेक पेन के लिए, शोल्डर पेन के लिए, ये अभी इसमें डिटेल में मैं नहीं जा सकती हूँ। लेकिन जो हम देखते हैं कि मॉपर्स आ गए हैं, हम देखते वैक्यूम क्लीनर्स आ गए, पहले ऐसे वैक्यूम क्लीनर थे, अभी ऐसे है, एर्गोनॉमिकली डिजाइन सब कुछ। उससे अच्छा हम खुद पोछा मारे तो हम डिपेंडेंसी नहीं होगी, अच्छे से हर बार हम उस निचोड़ेंगे तो हाथ की अपने आप एक एक्सरसाइज हो जाएंगी, हम पानी बदलेंगे, जाके वो पोछा बार बार क्लीन करेंगे, तो ये काफी कुछ इसमें ला सकते हैं। क्लोथिंग एंड फुटवेयर, आगे एक स्लाइड है, मैं उसमें ज्यादा फूड हैबिट्स, जैसा पहले कहा था जैसा अन्न वैसा तन, तो लेकिन मैं बोलती हूँ जैसा मन वैसा अन्न वैसा तन। मेरा मन क्या पिकअप करता है, वो मैं क्या खाती हूँ, उसके हिसाब से मेरे शरीर को फायदा होगा या नुकसान होगा। फूड को क्यों ब्लेम करें? हैबिट किसकी है? मेरी है, तो मुझे अपने आप की हैबिचुअल कैरेज को बदलना है। फिर डेफिनेटली पोस्चर एक्सरसाइज है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस है, असेस करके हम बताते हैं। ब्रेथ अवेयरनेस, जितना आप श्वास से जुड़ेंगे, मैंने काफी कुछ बताया कि ब्रेथ इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन माइंड एंड बॉडी। कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स मीन्स एजुकेशन प्रोग्राम्स,
कि हमें क्यों अच्छे से सुना है। आप ये जो कोर्स अटेंड कर रहे हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव इकोनॉमिक्स। आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाह रहे हैं, आप हैप्पीली जीना चाह रहे हैं, तो इसलिए आप ये कोर्स कर रहे हैं। तो यू हैव कम हियर टू गेट योर सेल्फ एजुकेटेड टू लिव अ गुड क्वालिटी लाइफ। दिस इज कॉग्निटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन बैठे बैठे मुझे अपने आप तुम करके आओ ना, फिर मुझे प्रेजेंटेशन दे देना, मैं सुन लूंगी। अरे एफर्ट तो खुद को करनी है। लेकिन होते हैं कई लोग कॉपी पेस्ट, कई सारे होते हैं कि मैडम आप लोग क्लास में होते हैं, कितने प्रेजेंटेशन कलेक्ट कर ले, टाइम ही नहीं है देखने का। मैं अभी मेरे वर्चुअल सेशंस बहुत हो रहे हैं पेशेंट्स के, ऑनलाइन कंसल्टेशन, तो मैं तो बताती हूँ कि आप रिकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि मैंने जो आपको अभी बताया है या मैं एक्सरसाइज दिखाऊंगी आपको शायद याद न रहे, क्योंकि मैं वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक ही लेती हूँ। मैं रोज रोज नहीं, आई ऑलवेज से आई वांट टू स्पेंड योर टाइम मनी एनर्जी। आप रिकॉर्ड कर लो और फिर समझ जो मैंने रिकॉर्डिंग करते, लेकिन दूसरे सेशन में अरे मुझे टाइम ही नहीं मिला वो देखने का। इररिस्पॉन्सिबिलिटी, संग्रहखोरी, यम, अस्तेय, अपरिग्रह। देखो आप कितने अच्छे वैल्यूज है अष्टांगियों के। यम में ही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ग्रीड हमको तो क्या होता है, स्ट्रेन और स्ट्रेस बढ़ना ही है। और फिर फाइनली मेरा कंसेप्ट है postural corrections, postural ergonomics, physiotherapy and yoga as a combination holistic approach. Rest and sleep, आपके आई थिंक सो दो लेक्चर्स तो है ही है स्लीप और इसके बारे में, वो बताएंगे जो भी आपके अच्छे स्पीकर होंगे वो, तो इसमें मैं फोकस नहीं करूंगी। बट एक बात शेयर करूंगी, रेस्ट इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ अ बैलेंस्ड लाइफ एंड फिटनेस रूटीन। इट replenish एनर्जी एंड रिकवर फ्रॉम स्ट्रेन। मैं यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट के हिसाब से अगर बात करती हूँ तो आपकी एनर्जी लेवल अच्छी मेंटेन होती है और आप स्ट्रेन बॉडी में कम दे सकते हैं, क्योंकि अच्छी स्लीप से आपकी कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड ओवरऑल मूड अच्छा रहता है। ऑटोनॉमिक फंक्शन इंप्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ब्रीदिंग इंप्रूव होता है, और आपके मसल्स को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है, और आपको हेल्थ इश्यूज पोस्चरल की नहीं आएगी। साउंड स्लीप के बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो आपको स्लीप की जब आपको लेक्चर होगा उसमें सब सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स के बारे में जो मैंने थोड़ी बात की, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स। कि क्यों अभी इंडस्ट्रीज में और इसमें सब ये आ गया है ना, रिलैक्सेशन के, और कभी अलग अलग ओरेटर्स को बुला के अपने एम्प्लॉयज को ये सब सिखा रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे वांट गुड प्रोडक्टिविटी। तो उसमें क्या है इम्पोर्टेंट, तो हमारा परसेप्शन अच्छा होना चाहिए, हमारी मेमोरी। परसेप्शन मतलब खाली हमारी परसेप्शन मतलब सोच, और सोच को जो हम दिशा देते हैं, समझ जो कहते हैं वो परसेप्शन है। मेमोरी है, याद तो किया लेकिन समझे बगैर रटा है तो नहीं याद रहेगा, लेकिन समझ के याद किया तो वो अच्छे से ग्रहण होगा। रीजनिंग, भाई मैं क्यों ये कर रही हूँ, क्यों मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो ये हमारी इंप्रूव होगी, मेरी इंटेलेक्चुअल हेल्थ इंप्रूव होगी, और फिर उसके हिसाब से मेरी मोटर रिस्पॉन्स, जो मेरा शरीर की जो कार्य क्षमता है वो अच्छे से होगी। वो एक ध्येय है कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स का, इसलिए एजुकेशन प्रोग्राम्स। पोस्चरल एर्गोनॉमिक्स पे आए तो कल मुझे किसी ने पूछा था कि भाई कौन सी पोजीशन में सोना ज्यादा अच्छा है, तो इतना सारा मैंने भाषण ठोक के मैं बताऊंगी कि यही पोजीशन में सो, यही पिलो लो, यही पिलो। तो आई एम टॉकिंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, बट आई एम टॉकिंग टू द पार्टिसिपेंट्स ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ कोर्स अटेंडीज। तो ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन ये शांत है तो फुटपाथ पे भी नींद आ सकती है और जमीन पे भी आ सकती है। लेकिन ये अगर शांत नहीं है तो इतने सारे पिलोज लेंगे तो भी नहीं नींद आएगी। नींद आने की बात है, स्लीप की बात है, लेकिन पोजीशन को अगर कंफर्ट देना है बॉडी को, तो ठीक है, आप पिलो ऐसे ही लो, इतने ही लो जो आपकी हेड और बॉडी की एक लेवल मेंटेन करता है। आपने फर्स्ट पोजीशन में देखा, हेड की पोजीशन के नीचे पिलो रखा है तो वो चेस्ट की लेवल के साथ है,
अगर हेड गिरा हुआ है तो आपको 3 भी लेना पड़े, अगर ये टाइट मसल है या पीछे का टाइट है नीचे, तो आप पिलो ऐसे लो अगर आपको सीधे सोना है, जिससे आपको कहीं पे भी स्ट्रेन ना आए बॉडी, बिकॉज बॉडीली स्ट्रेन और डिस्कम्फर्ट ऑल्सो समटाइम्स कैन हिंडर द स्लीप। अगर साइड में सोते हो तो भी आपकी हेड नेक पोजीशन लेवल में होनी चाहिए। फिर एक पिलो लिया और ऐसे नेक टिल्ट हो गया, हाँ, और बिल्कुल पिलो नहीं लिया तो हेड ऐसे नहीं, इट शुड बी अलाइंड। यही मेरा एक मैसेज है। हाँ, पिलोज ऐसे लो, मैट्रेसेस ऐसे चुनो कि जिससे आपको बॉडी डिस्कम्फर्ट ना हो। सबसे पहले तो बॉडी डिस्कम्फर्ट एलिमिनेट करना जरूरी है, ठीक है। हाँ, अगर हमें टेक्निकली ही जाना है तो, लेकिन हमारे उपनिषद में तो कहा गया है, जो मैंने अगेन गुरुजी से ही सीखा था, कि डाबे सुए ए योगी, जमने सुए ए भोगी, चत्तो सुए रोगी, અને ઊંધો सुए अभागी। तो हम योग और भोग दोनों से, बिकॉज वी आर सोशल क्रीचर्स, तो योग और भोग दोनों का बैलेंस रखना है। तो कभी लेफ्ट पे सो, कभी राइट पे सो, इसलिए साइड पोजीशन में सोना सबसे एडवाइज है। अगर फ्लैट ऐसे सोते रोगी, डायफ्राम को रिलैक्सेशन ही नहीं मिलता, बैक फ्लो होता है, स्नोरिंग की इश्यूज आती है, गैस्ट्रिक अपसेट, कभी भी ऐसे फ्लैट नहीं सोना चाहिए। शवासन एक आसन है, वो सोने का आसन नहीं है, वो एक रिलैक्स होने का आसन है, इट्स अ रिलैक्सेशन पोस्चर। डीप स्लीप में नहीं जाना है शवासन में, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। हाँ, तो चत्तो सोए रोगी और ऊंधो सोए अभागी। डिप्रेशन, प्लीज, जो जिसको भी उल्टा सो के ही नींद आती है, मतलब check your emotions, it is a sign of depression, early signs of depression. Never lie down on your मकरासन रिलैक्सेशन पोस्चर है, अटेंशन और अवेयरनेस का पोस्चर है, वो स्लीपिंग पोस्चर नहीं है। हाँ, तो ये खास ध्यान में रखना। अगर साइड में सोना है तो ये मैंने बताया कि भाई कंफर्टेबल। हाँ, अगर आपकी मसल्स टाइट है, आपको हिप पेन है, बैक पेन है, तो दो नीज के बीच में एक पिलो रखो, तो बैक स्ट्रेन कम हो सकती है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पिलो प्लेसमेंट्स है, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि बॉडी शुड बी अलाइंड विद द हेड एंड नेक। बैठे कैसे रहना है, खड़ा कैसे होना है, हाँ, ये सब बहुत इंफॉर्मेशन नेट पे है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया, आई और अपना कंप्यूटर का स्क्रीन का एक इवन पोजीशन होना चाहिए, कितने दूर आप होने चाहिए, तो 1 आर्म लेंथ तक आपको होना चाहिए। फीट प्लेसमेंट सही तरीके से होना चाहिए, बैक की आर्चिंग नहीं होनी चाहिए, काफी कुछ इश्यूज है इसमें भी। स्टैंडिंग फॉर्म, हाँ, एक फंडामेंटल स्टैंडिंग पोजीशन है, दोनों फीट पैरेलल हो, नीज हमारे ना आगे मुड़े हुए या पीछे निकले हुए। कई लोग को मैंने देखा बहुत गलत तरीके से, बैक की जो कर्व है वो एक नॉर्मल, और आप देखो चिन है और चेस्ट बोन है, वो एक लाइन में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन कई अभी कंप्यूटर्स पे बैठ के ऐसे आ गए, तो चिन ऑलमोस्ट स्टर्नम से 20-30 डिग्री एंगल पे फॉर्म हो रहा है। स्टर्नम मतलब अपनी चेस्ट बोन, तो आपको अपना ही पोस्चर देखना है, तो अपनी चिन और स्टर्नम, चेस्ट बोन एक ही लाइन में होने चाहिए, तो आपका हेड नेक पोस्चर सही है। और वो करने के लिए काफी कुछ एर्गोनॉमिक्स आ गया। फिजिकल स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के जो किया है वो फिजिकल एर्गोनॉमिक्स है। अगर बहुत लंबे समय तक आपको खड़े रहना है तो एक टेबल थोड़ा आगे रख दो, उस पे एक तो वाइड बेस कर दो। क्यों? तो कि बैक है उसको स्ट्रेन नहीं आएगी। अगर आप दोनों पैर साथ में रख के खड़े हैं घंटों तक, एक ही लाइन में पैर रखा है, तो पहले के फिगर में जो दिखाया कि बैक स्ट्रेन बढ़ सकता है। लेकिन आपने एक टेबल को, एक पैर को थोड़ा आगे पीछे कर दिया और उसमें थोड़ी हाइट पे, तो क्या है, आपकी बैक रिलैक्स हो जाएगी, आपको बैक पेन की तकलीफ कम होगी। इसमें भी काफी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये कोर्स की मर्यादा है। बैठते वक्त भी ये आपको समझाया गया है कि भाई एल्बोस को देखो, आपको रेस्ट पोजीशन में रखना है। आप सैगिंग एल्बोस से या ड्रूप पोजीशन में काम मत करो, नहीं तो नेक पेन होगी। फीट आपने देखा है कि नीज से आगे ही है, अगर फीट नीज के पीछे गए तो बैक स्ट्रेन हो सकती है। इसलिए हमेशा जब भी आप बैठते हो, अपने फीट को नीज से आगे ही रखो, न क्रॉस में रखो दोनों पैर,
ना दोनों पंजे क्रॉस में रखो. फीट शुड बी रूटेड टू द ग्राउंड. મારે મૂળ સાથે સંકળાયેલા રહેવું છે, जमीन से मुझे जुड़ा हुआ रहना है. बहुत अच्छा फिलोसॉफिकल मैसेज भी है. फीट फर्मली सपोर्टेड बट नीज से आगे होने चाहिए. तो फिर आपने कुर्सी में जो भी मॉडिफिकेशन किया है वो आपको काम आएगा. लेकिन फीट को ही आपने इधर उधर रख दिया है और फिर पीछे रोल लगा दिया और आर्च वाली कुर्सी ला दिया और ये एल्बो ठीक से रखा, वो कुछ. फीट शुड बी फर्मली. और दूसरा, ये वेस्टर्न कम्युनिटी का पिक्चर है. कैस्टर्स जितने व्हील्स में आ गए उतना प्रॉब्लम बढ़ा है. हमारे जो बाबा टाइम की जब कुर्सी थी, पहले की लकड़ी की कुर्सी जो थी अच्छी सी, हम वो सबसे आइडियल चेयर है. वुडन चेयर जो हमारे टाइम में रहा करती थी स्कूल्स में, दैट इज एन आइडियल चेयर फॉर मेंटेनिंग अ नॉर्मल पोस्चर. फिर ये सब काम करने की तरह आप काफी कुछ है इसमें. ये फिजियोस का मेरे लेक्चर्स में ये सब मैं समझाती रहती हूँ. चलने की भी एक पैटर्न है. फुटवेयर कैसा है, लेडीज को एटलीस्ट 1 इंच का हाइट लेना ही है, क्योंकि ब्रॉड पेल्विस है, नैरो वेस्ट है, इसके हिसाब से उसको अपनी फुटवेयर लेनी है. क्लोथिंग भी, ये काफी कुछ इसमें है. लेकिन आर्म स्विंग, जो पैर आगे जाते हैं उससे ऑपोजिट, हाथ को उतना ही स्विंग देना है. इसलिए नॉर्मल वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग में हाथ इधर उधर हिलाते जाते हैं, पैर की मसल टाइटनेस है, पेन बढ़ेगा. प्लीज, अगर शॉपिंग के लिए गए हैं तो वेट कैसे का, अगर यहाँ पे अगर हमें वेट ज्यादा है तो दूसरे हाथ में नीचे से बैग पकड़ो. लेकिन यहाँ पे ही पकड़ा है और एक ही साइड में वजन डाल डाल के नहीं, मेंटेन करो. 2 तराजू है, एक शोल्डर का है, एक पेल्विस का है. तो शॉपिंग के लिए जाते तभी भी, और अभी इसलिए स्कूल बैग्स के रक्सैक जो आ गए हैं, हाँ, ट्रैकिंग में जो सब बैग्स आ गई है, तो वो सबसे अच्छी है. पोस्चर करेक्शन के लिए अच्छी एडवाइजेस हैं. और सबसे, मैं तो अच्छे से करेक्शन बोलती हूँ, अगर बैठना है तो 15-20 मिनट रोज ऐसे बैठो, आपकी बहुत सारी इश्यूज सॉल्व होने लगेगी. इसमें कोई घुटने का डैमेज नहीं होगा. घुटने का नी बेंडिंग डैमेज कब होता है, जब हम सीधा पैर रख के सीधे बैठते हैं तो घुटने में प्रॉब्लम आती है. इसमें पूरा हिप बाहर है और फिर नी बेंड है. इनफैक्ट ये जरूरी है नी को अच्छा रखने के लिए. और इसीलिए मैं मलासन कहती हूँ, उसमें हम इंडियन टॉयलेट में पैर ऐसे पास में रख के नहीं बैठते. देखो, आपको इंडियन टॉयलेट में बैठना है तो पैर आपके थोड़े दूर होते हैं, हिप ऐसे बाहर निकाले हुए होते, फीट ऐसे होते हैं, तो ही आप अच्छे से अपना क्लीनिंग कर सकोगे. उसमें नी डैमेज नहीं होता है. प्लीज, ये बायोमैकेनिक्स रियली सब जानते हैं, वो कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि इंडियन टॉयलेट बंद कर दो या पालथी मारना बंद कर दो. अगर आपको खड़े खड़े ही टेक्सटिंग करना है तो ये करेक्ट पोस्चर है. लेकिन हम तो कैसे कैसे होके चलते चलते भी टेक्सटिंग करते और सुनते. और एजुकेशन एंड गाइडलाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लोथिंग शुड बी लूज, टाइट क्लोथिंग नहीं होना चाहिए. फूड में क्या हमें अवॉइड करना है और क्या हमें लेना है, क्योंकि डाइजेशन और एक्सक्रीशन भी हमारे पोस्चर को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करते हैं. काफी कुछ आपको बताया गया होगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं तो हमेशा बताती हूँ क्या खाना क्या नहीं खाना. ये एडवाइस देने से कौन सी फ्रेम ऑफ माइंड से आप खा सकते हैं. और मुझे तो हमारे पेरेंट्स से सिखाया, जो गुस्सा और अपमान पचा सकता है वो कुछ भी पचा सकता है. इसीलिए शायद हमारे गुरुकुल पद्धति में या हमारी मेहमान गति में भी पहले प्रेयर्स करो, 2 मिनट शांत हो, पहले जल छिड़को, शांति से बैठो और फूड ग्रहण करो. और अभी तो फूड ऐसे खाते हैं, बातें करते करते, क्या सॉल्विंग होगा. फूड हमेशा नमन के भाव से खाना है. दिस इज द पोस्चर टू इवन ईट द फूड. तो वो पोस्चर एर्गोनॉमिक्स का आ जाएगा. फुटवेयर के बारे में मैंने बताया, मेल्स एटलीस्ट 1/2 इंच, फीमेल्स 3/4 to 1 इंच. और सोल ब्रॉड होना चाहिए, पॉइंटेड नहीं होना चाहिए आगे का. उसमें आर्च पूरी एग्जैजरेट हो जाती है और काफी कुछ नुकसान है. काम कैसे करना है, कैसे लिफ्ट करना है, उसके अलग अलग एक्सप्लेनेशन है. इतना डिटेल में मैं ये नहीं जा सकती. लेकिन अगर कुछ चीजें उठानी है तो ब्रॉड बेस से आप उठाओ. लेग्स को थोड़े ब्रॉड रखो, पैर आगे पीछे रखो, एक ही लाइन में पैर मत रखो. कुछ भी बेंडिंग करना है, लेकिन बैक में बेंडिंग मत करो. अरे बेंड नहीं होंगे तो क्या काम कर सकेंगे. बेंड करो लेकिन अच्छे से, ब्रॉड बेस और आगे पीछे पैर, और फिर नी बेंड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
तो ये सब मैंने बता दिया अपने लेक्चर्स में। उठाना है तो अगर ज्यादा दूर रख के चीज उठाई तो बैक का प्रॉब्लम आने वाला है। कल ही मेरे डिस्क पेशेंट आया, डिस्क लीजन का, तो बोलते थे मैडम ऐसे टॉयलेट पे से उठने गए और मैंने बोला ऑलमोस्ट 50 to 60% डिस्क प्रॉब्लम्स टॉयलेट की सीट से खड़े होते ही होता है, क्योंकि फीट का प्लेसमेंट सही नहीं था। अगर कॉन्स्टिपेटेड स्टूल आपने एक्सक्रीट किया है और फिर खड़े होंगे तो बैक स्ट्रेन आने वाली है। तो ये अलग अलग चीजें गाइडलाइन में देनी पड़ती हैं अलग अलग हिसाब से, लेकिन कॉमन गाइडलाइन है कि जो भी से तो ये सब काफी कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा समझाया है। ओनली थिंग दिस इज द राइटिंग फॉर्म। और अगर हम सही तरीके से अपना पोस्चर मेंटेन नहीं करते हैं तो ये सारी इश्यूज हमें आ सकती है। हेडेक भी होती है, ड्राई आईज हो सकती है, गिडीनेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ऑल आर पोस्चरल सिंड्रोम्स। और इसलिए अभी इतनी अवेयरनेस हुई है पोस्चरल एर्गोनॉमिक्स के बारे में। ये वर्क ऑफिस गोअर्स के लिए है, ये इसका अलग ही पूरा वर्किंग पैटर्न होता है। लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर 30 मिनट से ज्यादा एक पोजीशन में बैठो, खड़े होके थोड़े स्ट्रेचेस करो और या तो फिर अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। ये एक कॉमन एडवाइस है अगर आपको ऑफिस सिंड्रोम्स नहीं लाने हैं पोस्चर के हिसाब से। कल मैंने सैटरडेज के बारे में भी काफी बताया था। अगर हम बातें करते हैं तो कैसे बातें करनी है, ब्रेक्स, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का है तो मैंने ये थोड़ा बताया है, लेकिन टेक अ ब्रेक इन बिटवीन। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी एक मेथड है अगर आपको स्ट्रेस रिलीव करना है और आपको काम अच्छा करना है। तो काफी कुछ इसके बारे में, लेकिन कमिंग फॉर 5 minutes द न्यू पैराडिग्म इन एर्गोनॉमिक्स, होलिस्टिक एर्गोनॉमिक्स। तो माइंड, बॉडी, स्पिरिट, सोल सबको ध्यान में रखना है। दैट इज व्हाट इज होलिस्टिक एर्गोनॉमिक्स, जिसके बारे में मैं काफी कुछ आगे मैं बोलती गई थी। जैसे मैंने बताया कि फिजिकल एर्गोनॉमिक्स है तो माइंड, अरे शरीर के बारे में जो जैसा जितना मैंने समझाया कि भाई फिजिक को सही रखो, ये रखो, लेकिन मैंने बताया कि भाई एटीट्यूड मेरा कैसा है, मुझे कैसे अपने आप को मेंटेन करना है। तो वो आ गया मेरे मेंटल एर्गोनॉमिक्स में, कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स में। फिर मेरी स्पिरिट कैसी है, मैं निराशा से काम करती हूँ या एक सेटिस्फेक्शन से काम करती हूँ, तो ये मेरा स्पिरिट हो गया। और सोल हो गया। और स्पिरिट इज सोल एंड स्पिरिट, ऑलमोस्ट सोल एक पायस, एक कंटेनमेंट, जो भी मिला उसे संतुष्ट है, और स्पिरिट जो है तो भाई आत्मविश्वास। तो ये अलग तरीके से भी हम समझा सकते हैं। अभी जो मैंने बताया न्यूट्रा एर्गोनॉमिक्स कंसेप्ट आया है, वो कुछ नहीं है भाई कौन से न्यूट्रिएंट्स मेरे शरीर को पोषण के, अगर मेरा वर्किंग स्टैंडिंग जॉब है तो क्या न्यूट्रिशन मेरे पोस्चर मसल्स को मिलना चाहिए। अगर मेरे बैठे बैठे ही काम करना है और मैं वही बटर और ब्रेड खाऊंगी और वही सब सैचुरेटेड फैट्स वाली खाऊंगी तो मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। तो न्यूट्रा एर्गोनॉमिक्स आया है कि भाई वर्किंग पैटर्न आपकी क्या है, उसके हिसाब से डाइटरी एडवाइस जो दे रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया संतोष अपने, अगर हम नियम याद रखें अष्टांग योग के, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधा, अगर हमने ये ध्यान में रखा है अपने आप में ये न्यूट्रा एर्गोनॉमिक्स में आ जाता है। शौच, मेंटल हाइजीन, मेंटल क्लेanलीनेस बिफोर फिजिकल, तो मेंटल क्लीन अगर होगा तो कुछ भी मुझे पच जाएगा। संतोष की भावना से मैं कुछ भी खाऊंगी तो अच्छे से पचेगा। मॉडरेशन इन तप मतलब क्या, मॉडरेशन इन माय ईटिंग हैबिट्स, टेकिंग द फूड। तो थॉट, स्पीच एंड एक्शन, तप इज व्हाट, इट इज penance in all thought, speech and action. It is not torturing the body. फास्टिंग का बहुत अच्छा मीनिंग रहा है, लेकिन अभी जो तरीके से जो फास्ट, आप देखो आज क्या क्या मिलेगा, सब फरारी आइटम्स का भरपूर जमावड़ा होगा आज। और स्वाध्याय, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ स्टडी, स्व अध्याय, और ईश्वर प्रणिधा, फेथ इन ऑलमाइटी, सरेंडर टू ऑलमाइटी। अगर ये है अपने आप में डाइजेशन अच्छा होगा, अच्छा फूड हम ग्रहण करेंगे, अच्छा पाचन होगा, अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा,
और हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव ergonomics. It has work with positivity in the setup that you are into. बट मेरा एटीट्यूड है कितना मुझे सैलरी राइज होगा, यही होगा। नेगेटिव एटीट्यूड से गए तो क्या होगा, एनवायरमेंट हमारा नेगेटिव होगा और डिससेटिस्फैक्शन रहेगा एंड थिंग्स कैन गो रॉन्ग। इमोशनल ergonomics, तो यही है कि हमें बैलेंस रखना है हमारे हर एक एस्पेक्ट में। वेदर हमारे इमोशनल एबिलिटी इतनी नहीं होनी चाहिए कि जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उसके हमने काफी कुछ, हमारे एम्प्लॉय ने हमको काफी कुछ अभी मॉडिफाई करके दिया है, लेकिन मेरा ही अंदर का इमोशंस डिस्टर्ब है क्योंकि मैं स्ट्रेस में जीती हूँ। तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरा पूरा वर्किंग पैटर्न बदलेगा, मेरी प्रोडक्टिविटी सफर होगी और मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा, नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे तो भी मैं अंदर से दुखी होंगी। और तो इमोशनल ergonomics, और इसीलिए अभी काफी कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसे ओरेशंस रखे जाते हैं और कैसे अपने इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट करना है उसके बारे में समझाया जाता है। एंड अबव ऑल स्पिरिचुअल ergonomics। लास्ट आप देखो स्टेटमेंट, टू मेक द वर्क अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस and to avoid making it a source of misery, work has to be done accompanied by faith, trust, responsibility and accountability. ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा ऑफिस है, मैं इसकी एक फैमिली मेंबर हूँ। ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से मैं काम करती हूँ तो मैं एक ट्रस्ट डेवलप करूंगी मेरे बॉस का और एक म्यूचुअल फेथ डेवलप होगा एक दूसरे के काम का। तो मेरा पूरे बॉडी की एनर्जी लेवल है, हार्ट की फंक्शनिंग अच्छी रहेगी, ब्रीदिंग का रेट, रिदम, डेप्थ अच्छा रहेगा और मैं एक अच्छा माहौल क्रिएट करूंगी, मैं एक अच्छा उदाहरण बनूंगी और मेरा पूरा एक सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन। दिस इज स्पिरिचुअल ergonomics and this is what I always convey to people rather than changing a pillow or a chair. जैसे मैं चेयर योग के बारे में मैंने 5 वीडियोस अपलोड किए हैं, तो चेयर पे बैठे बैठे स्ट्रेचेस करना ही is not chair योग. Be responsible to the chair on which you are sitting. Be connected to the chair on which you are sitting. Chair commands respect. And what do we say? Respect is commanded and never demanded. So conclusion भी मेरा यही है, वापस खुश रहो, जहां भी रहो, वर्क प्लेस पे हो, खुश रहो, because keep laughing, one who laughs lasts. So this was my small effort to share with you all on ergonomics. Thank you, Nilima ma'am. It was such an informative session. बहुत सारे पहलुओं पे आपने टच किया है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, हमारे पास 10 मिनट है, तो हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। Yes. आरती ढोलकिया, आप पूछिए। Good morning, ma'am. Thank you for the wonderful lecture. And खास करके जो आपने बताया कि posture is not just sitting, it's your mind state also. It's really wonderful thing. My question is, ma'am, कि if someone has flat foot, so अब flat foot है तो उसको कोई posture या किसी कैसे improve कर सकते हैं? देखो मैंने बताया, again this is a very subjective question and I would like to answer it again in a not as a professional or not as a physiotherapist. Flat foot के मैंने कई reasons समझाए हैं. One of the reason is your growth, development, everything. हाँ, तो अगर मैं यहाँ बता दूं कि आप ये आर्च पहन लो, वाल्गस पैड पहन लो, हाँ, तो इट विल नॉट बी माय करेक्ट एडवाइस, ये सही एडवाइस नहीं होगी। तो मुझे काफी कुछ चेक करना पड़ता है कि भाई ये स्ट्रक्चरल फ्लैट फुट है या पोस्चरल फ्लैट फुट है। तो स्ट्रक्चरल है मतलब आपने खड़ा किया और कुछ मतलब वो वैसा की वैसा ही, मतलब नहीं कुछ करेक्शन हुआ,
तो स्ट्रक्चर में ही वो फुट के आर्च ही कोलैप्स हो गया है। और पोस्चरल है कि जैसे आप बैठते हो तो आर्च आ जाता है, लेकिन खड़ा करते हो तो दब जाता है, तो वो पोस्चरल है। तो उसमें चांसेस काफी अच्छे हैं स्ट्रेचेस, स्ट्रेंथनिंग और काफी कुछ इम्प्रूवमेंट के। लेकिन ऐसे जैसे मैंने बताया काफी कुछ ऑल 3 डायमेंशन से वर्कआउट करना है। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल है तो कितना फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, वो फ्लैट फुट के साथ वेरस है, वेल्गस है, काफी कुछ देखना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन एक कॉमन एडवाइस कि आप कोर स्टेबिलिटी पे थोड़ा वर्कआउट करो, आप काफ मसल स्ट्रेचिंग थोड़ा करो, आप इंट्रिंसिक मसल जो फिट की मसल्स है उसको आप अच्छे से एक्टिविटी दो। आप सैंड में चलाने के लिए बोलो, घास लॉन में, ग्रास लॉन में आप चलाने के, टोज से पेंसिल पकड़ने के लिए आप एनकरेज करो। तो क्या है, आप वो इंट्रिंसिक मसल्स को थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे। लेकिन वो कब स्ट्रेंथन होगा, आप काफ मसल की, जो मैंने एक मसल दिखाया था अपना हमने, उसको अच्छा स्ट्रेचिंग होना चाहिए। अभी कई लोग काफ मसल तो हील ऐसी होती है, कई लोग की हील ऐसी होती है, अभी वो हैमस्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, अभी काफी कुछ होता है इसमें। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। You consult a person whom nearby you or whom you have faith and trust into, get it properly evaluated and simultaneously follow the guidelines that have been suggested. तो फुटवेयर भी करेक्ट कर सकते। कॉन्स्टिपेशन अगर है और फ्लैट फीट है तो और तकलीफ बढ़ती है, क्योंकि वो बहुत ही अलग तरीके से खड़े रहते हैं। जिसको चेस्ट प्रॉब्लम है, एस्थेमेटिक्स है और फ्लैट फीट है, उनको अलग तरीके से एक्सपीरियंस होता है पेन का। तो it has to be assessed and evaluated, ठीक है। So can flat foot cause constipation, ma'am? Flat foot cannot cause constipation. Constipation अगर chronic है can affect your posture and can affect your standing. इसीलिए तो बोलते हैं ना कि पौना पगला बाढ़ने थी। हाँ, अगर आपने सही तरीके से वेट बेरिंग, क्योंकि हील जो है ना हमारी एडी, वो उसका डर्मेटोम लेवल जो हम कहते हैं वहां सेंसेशन S1 सेगमेंट का है, और हमारा स्फिंक्टर है जहां से हम मल को त्याग करते हैं, उसका भी सेंसेशन डर्मेटोम है S1। तो एडी और हमारा जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, जो मल का जो एरिया है निकालने का, स्फिंक्टर जो है उसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और इसीलिए जब आप इंडियन टॉयलेट में बैठते हो, वो सेंसरी स्टिमुलेशन होता है, वो ब्रेन को मैसेज जाता है, वो रिफ्लेक्स डेवलप होती है और इवैक्यूएशन इजीली होता है। आप जब टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट में बैठते हो तो प्रेशर कहाँ पे है, आपके ट्यूबरोसिटी पे, पेल्विक ट्यूबरोसिटी, पिस्टल ट्यूबरोसिटी, हील पे जब तक आप वेट अच्छे से नहीं, वो इट्स अ सेंसरी मोटर फीडबैक। इसीलिए इंडियन टॉयलेट बहुत, मैं जो बताती, मलासन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बट विद प्रॉपर असेसमेंट एंड गाइडलाइंस। डायरेक्टली प्लीज डोंट गो फॉर एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच मैम। पूर्णिमा अरोरा। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपका सेशन बहुत अच्छा था। मुझे सेम रिलेटेड क्वेश्चन ही है। समटाइम्स हमने देखा है कि कुछ लोगों के मीन्स लाइक शूज या स्लीपर्स देखेंगे तो वो इनसाइड थोड़ा बेंड रहता है, मीन्स वहां से जल्दी घिस जाता है। तो क्या ये ऐसे इश्यूज में लाइक हमें कंसल्ट करना? ये शू क्यों घिसा? हाँ जी, शू में करेक्शन दे दिया तो वो स्प्रेन कहीं और जाएगा, लेकिन मेरा अंदर से, इसलिए तो मैं तो हमें सबके फुटवेयर ही चेक करती हूँ कि क्या कहाँ क्या प्रेशर आया है, उसके हिसाब से कौन सा मसल टाइट है, कौन सा वीक है, फिर मैं इमोशंस पे जाती हूँ, फूड हैबिट्स पे जाती हूँ, बायोलॉजिकल क्लॉक पे जाती हूँ, एंड व्हाइल आई कम्युनिकेट आई कम टू नो व्हाट इज द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, एंड देन यू गो फॉर अ गाइडलाइन रादर देन इंस्ट्रक्शंस एंड प्रिस्क्रिप्शंस। सो आई ऑलवेज यूज द वर्ड गो फॉर गाइडलाइंस। तो उसमें क्या है, पेशेंट जो है, जो व्यक्ति है, उसको भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी 70% दे देते हो कि भाई मुझे इसमें से बाहर आना है तो ही मैं आ सकूंगी, खाली इंस्ट्रक्शन और प्रिस्क्रिप्शन से नहीं होने वाला है। हाँ, तो ये एक समझना है कि क्यों घिसा, वहां पहुंचना है। वो घिसा और वहां दे दिया तो वो हमने एक सिम्टम को ही एड्रेस किया, वो वापस दूसरी जगह घिसेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बट with due respect to the orthopedicians and prostheticians who are working today, I think बहुत सारे ornaments दे रहे हैं अभी ये orthotist,
सिलिकॉन प्लेसमेंट दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन आज का जो मैंने बताया माइंड बॉडी स्पिरिट का हम करेक्शन नहीं करेंगे तो ये सब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसमिट होने वाला है. ठीक है, बट एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग. एटलीस्ट यू स्टार्ट विथ योर फिजिकल करेक्शन एंड देन यू एजुकेट अ पर्सन व्हाई दिस हैज हैपेंड एंड देन यू गो फॉर द अदर अप्रोचेस. ठीक है. मीना त्रिवेदी. नमस्ते. एक्चुअली क्वेश्चन है इतना, बट मुझे कहने की बहुत इच्छा हो गई कि फिजियोथेरापी को मैं माइंड स्पिरिट सॉल सब में सोच भी नहीं सकती कभी. इट्स रियली अमेजिंग. तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि मुझे लगता है फिजियोथेरापी मतलब एक्सरसाइज ही होगी खाली. मतलब आपने बहुत अच्छे से समझाया. तो और इसलिए एक मैं क्वेश्चन, बोलती हूँ कि फिजियोथेरेपी मतलब एक्सरसाइज, और इसलिए मैंने एक्सरसाइज का हाँ. मीनिंग बताया जो नहीं समझ रहे लोग, क्योंकि हम वेस्टर्न कम्युनिटी वेस्टर्न बुक से रिफर करते हैं. ये आउटलुक ही नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपी के फर्स्ट ईयर में ही साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है. कुछ है. हाँ. लेकिन हम लोग अभी टेक्नोलॉजी पे आ गए. वेस्टर्न एडवांस थेरापेटिक्स में हम क्या कर रहे हैं, सब टेक्निकल गैजेट्स पे रख दिया है. ये बॉडी को चलाता कौन है, माइंड, और माइंड को गाइड कौन करता है, स्पिरिट. ये हम ट्रीटमेंट तो हम सबकी करते हैं, या ट्रू. हेयर की भी करते हैं और उधी की भी करते हैं, लेकिन हीलिंग खुद को करना है. ठीक है ना. हाँ. मतलब बहुत अच्छा लगा. और एक क्वेश्चन था वो तो आपने दे ही दिया. एक्चुअली मैं आर्ट ऑफ लिविंग में भी जाती हूँ, योग निकेतन में भी जाती हूँ. तो दोनों में हम डिफरेंट बोलते थे. योग निकेतन बोलते लेफ्ट साइड से आप टर्न हो, वो बोलते थे राइट साइड. तो मुझे ऑलवेज डाउट होता था ऐसा क्यों. बट आपने आज कितना अच्छे से बोला, योगी, रोगी, भोगी एंड भागा. बहुत अच्छा लगा. नेवर बी रिजिड. हाँ. अगर आप राइट डोमिनेंट है और आप राइट पे सोएंगे, आपको तकलीफ होने वाली है. हाँ. अगर आप लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है, see you have to understand. I always understand your body rather than technically following what others are saying. Listen to your body थैंक यू. signals. और अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ योग निकेतन के बारे में या किसी और सेंटर के बारे में. नहीं, मतलब मैं एग्जांपल हाँ, दिया. मैं दोनों मैं ये मुझे बताती हूँ डिफरेंट काफी बोल कुछ रहे हैं. बदल गया है सब हाँ. जगह पे. सभी जगह अभी बॉडी कॉन्शियसनेस, नंबर गेम आ गई है सब जगह पे. हाँ, प्रोडक्टिविटी देखते हैं, वो भी अपनी प्रोडक्टिविटी देखते हैं ना, तो अभी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से काम करना पड़ता है हर एक सेंटर को. ठीक है. थैंक यू मैम. One last question, Meeta Shah. Madam, it was amazing, excellent. We really enjoyed. Madam, I just wanted to ask you one more question. कि chiropractor और और फिजियोथेरेपिस्ट में एक क्या डिफरेंस होता है? एंड another question is, could you please give us some good chiropractors names or references for anyone who has a real bad postural फर्स्ट ऑफ, अगर आपने मेरा सेशन, दोनों सेशन अगर एकदम से अटेंटिव से सुना है तो आप समझ सकेंगे कि मैं कभी भी कोई कायरो प्रैक्टिशनर का नाम नहीं दे पाऊंगी. कायरो प्रैक्टिस जो होते हैं, कायरो प्रैक्टिशनर्स, that had come up way back in late 70s and 80s, जिसमें मैनिपुलेशंस के बारे में बहुत कुछ कहा गया. हमें भी 5-6 टाइप्स के मैनिपुलेशन सिखाए गए, मेटलैंड्स एंड कार्टन बोर्ड और मैकेंजी और सब कुछ हमें भी. लेकिन gradually it got outdated because results were not, क्योंकि वो बॉडी जॉइंट के पीछे ही पड़ जाते, कि जॉइंट की अलाइनमेंट को करेक्ट करने के पीछे, के जॉडी जो एक जॉइंट है वो रोल, स्पिन और ग्लाइड तीनों करता है. तो कायरो प्रैक्टिशनर्स है वो पूरी जॉइंट की जो मेन मेजर एक्शन है और असिस्टिव एक्शन है, दोनों को स्टडी करके वो अलाइनमेंट. लेकिन वो जॉइंट की अलाइनमेंट क्यों बिगड़ी? Are you getting the point? ईश्वर ने तो सबको एक ही रचना से, लेकिन इसकी अलाइनमेंट क्यों बिगड़ी, इसका नी ऐसे क्यों है, उसका नी ऐसे क्यों है, वो तो उसको सेम वे से. तो कायरो प्रैक्टिशनर वेंट फॉर टेम्पररी रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स. इमीडिएट जो था वो उसको करेक्ट किया, लेकिन दोबारा वापस, तो क्रॉनिसिटी कम नहीं हो पाई. तो माय एफर्ट इज कि it's just not as a physiotherapist, it's I deal with holistic care. Okay.
and it's with understanding of all the three, and still I'm a student of all the three subjects, Okay. right? So sorry to say that, but No. I agree. chiropractitioners, I think so, they are relieving the symptoms immediately. Yeah. But what about the chronicity? Chronic pain के लिए, Yes. long lasting effect के लिए, ये economically भी advisable नहीं है. Time, money, energy, everything you have to think. So it's still in अपने जो અહીંયા hard वैद कहता था, इंडिया में hard वैद, मॉडर्न नेम आ गया है chiropractic. Okay. Just simple thing, very simple, Okay. very simple. With due respect to that profession also. Yes. But abhi, as I am telling you, International Association on Study of Pain has redefined pain as a more of an emotional experience than just a physical sensation. Yes. Mind, body, spirit concept आ गया है pain management में, और that has been endorsed by International Orthopedic Association also. और इसीलिए अब वो लोग भी योग postures prescribe करते हैं. मैं वर्ड यूज करती हूँ, योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, वो प्रिस्क्रिप्शन में आ गया है अभी. Okay. योग itself is प्राणायाम, योग itself is ध्यान. Thank you so much for this lot of knowledge. Thank you. My pleasure. And some participants wanted to know if they can take your appointments for online consultations. Yes, इसलिए मैंने हर एक स्लाइड के नीचे मैंने नंबर दिया है. प्लीज मैसेज फर्स्ट